तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, और बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्विजिशन मेथड की हम बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक्विजिशन मेथड, जो कि इंड एस 103 को बहुत ज्यादा जो कवरेज है वो एक्विजिशन मेथड का ही है। तो उसमें हमने देखा कि भाई अल्टीमेटली जो एक्विजिशन ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में, उसमें कंसिडरेशन ट्रांसफर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी का इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब बहुत जल्दी अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, अब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस शुरू करेंगे और जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस में एक्विजिशन मेथड के जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो डेफिनेटली जो है ये कंसिडरेशन कैलकुलेशन और नेट एसेट की कैलकुलेशंस होंगी। तो नेट एसेट की जब कैलकुलेशन हो रही थी तो हमने बात की थी कि भाई नेट एसेट है एक्वायरी की, फेयर वैल्यू पे लेना है, तो डीटीए डीटीएल ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। और इसीलिए हमने सीखा कि भाई इंड एस 12 जो इनकम टैक्स, डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन पर एप्लीकेबल है, हमने उसको लेकर बात की और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा। तो यहां पर हम और उस कॉन्सेप्ट से हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, इंड एस 12 के से हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, हमने एग्जाम्पल तो एक ही केस का किया, लेकिन अल्टीमेटली हम निष्कर्ष पर पहुंचे किस बात पर? इन चार सिचुएशंस, ये चार सिचुएशंस मैंने आपको बताई कि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर टैक्स बेस ऑफ एसेट से ज्यादा है तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आएगा और हम उसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे वहां पर। और इसका रिवर्स होगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगी और उस डिफरेंस को हम डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस कहेंगे। और जो रूल एसेट्स पर हैं उसका अपोजिट रूल लायबिलिटी पर होगा। और हमने जो पिछला एग्जांपल किया उसमें बात सिर्फ इतनी सी कि भाई एक ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है और हमने उसकी नेट एसेट्स जो है वो कैलकुलेट की और उसमें इंड एस 12 को अप्लाई करके हमने डीटीएल डीटीए जो भी आना था वो रिकॉर्ड कर लिया। और उस हिसाब से हमने गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज भी आ सकता था, वो रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर? तो इंड एस 12 का बेसिक नॉलेज जो हमको चाहिए था वो नॉलेज मिल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी देर उसके और एडिशनल एग्जांपल्स करते हैं जिससे और थोड़ी सी इंड एस 12 पर पकड़ आ जाए। बाकी डिटेल डिस्कशन इंड एस 12 में तो मिलेगा ही आपको 100%, और बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम वहां करने वाले हैं। तो चलिए अनदर एग्जांपल हम यहां लेते हैं। कंसीडर another example. PPE acquired cost rupees 1 lakh, depreciation in accounting %100 in फर्स्ट ईयर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक साल में ही राइट ऑफ करना। पर हमने जो कल एग्जांपल लिया था हम उसका एक अपोजिट एग्जांपल ले रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और वैसे भी प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, एग्जामिनेशन में तो कोई सा भी जब क्वेश्चन में कोई कंडीशन लिखी होगी तो वो तो फॉलो करनी पड़ती है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में, और डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स का है, वो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन जो है हम ले लेते हैं 50,000 पर एनम। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमने बिल्कुल अपोजिट एग्जांपल जो कल हमने इंड एस 12 पर लिया था, जो बिल्कुल वो अपोजिट एग्जांपल है ये। ठीक है, टैक्स रेट 30% ले लेते हैं, इनकम टैक्स की जो रेट है वो 30% ले लेते हैं, और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स
डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये हमने कितना लिया था? 3 लाख लिया था, 3 लाख पर एनम। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 3 लाख पर एनम। डू रेलेवेंट कैलकुलेशंस। ठीक है, या मैं इसको कह देता हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो कल जो हमने सवाल किया था उसमें तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि भाई हमने कहा पहले बिफोर AS22 क्या था, फिर AS22 में क्या था और इंड एस 12 में क्या है। तो अब बिफोर AS22 तो मेरे को मुझे केवल आपको यह बताना था कि भाई वो प्रोविजन फॉर टैक्स को अब करंट टैक्स कहते हैं। क्लियर? और पहले एक तरीके से करंट टैक्स यानी प्रोविजन फॉर टैक्स ही ले लिया जाता था पेमेंट बेसिस पर। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बिफोर AS22 करने की जरूरत नहीं है, पर हां AS22 इनकम अप्रोच है और इंड एस 12 जो है वो बैलेंस शीट अप्रोच है। तो हमें वो दोनों से करके एक बार देखना चाहिए। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। दिमाग में बिल्कुल ना बसाएं कि हम AS22 पढ़ रहे हैं या हम इंड एस 12 पढ़ रहे हैं, नहीं, हम इंड एस 103 पढ़ रहे हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। लेकिन उसमें जब नेट एसेट की कैलकुलेशंस आएंगी और उसमें जब डीटीए डिटेल की बात आएगी, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में अगर हमें डीटीए डिटेल दे दिया जाता है कैलकुलेट करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया होता है तो फिर हमें इंड एस 12 की एप्लीकेबिलिटी आनी चाहिए। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहां पर इंड एस 12 देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरा इंड एस 12 यहां पर मर्ज कर रहे हैं। तो AS22 की बात करते हैं। तो भाई एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम Y1 का, एक कॉलम Y2 का, और हम ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि ये काम अकाउंटिंग के हिसाब से होगा। ठीक है, नाउ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, पहले साल का भी मैंने 3 लाख लिया, दूसरे साल का भी मैंने 3 लाख लिया, क्योंकि इक्वल दे रखा है। अलग अलग हो सकता है सर, हां बिल्कुल हो सकता है। फिर अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन क्या होगा? सर आपने क्वेश्चन में लिखवाया है कि पूरा 100% पहले ही साल अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन आ जाएगा या सिर्फ एक ही साल में राइट ऑफ हो जाएगी। हालांकि मैंने कहा कि भाई वो एक ही साल में राइट ऑफ हो जाएगी, तो जनरली ऐसा अकाउंटिंग में नहीं होता है। लेकिन हमने केवल अभी एक क्वेश्चन बनाया है और यहां सेकेंड ईयर में नील। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आएगा वो 2 लाख आएगा, यहां 3 लाख आएगा। और अब सारी इनकम और सारे एक्सपेंस ये सब होते हैं एक्रूअल पे। तो AS22 ये कहता है और इंड एस 12 भी ये कहता है कि भाई अल्टीमेटली टैक्स एक्सपेंस है। टैक्स क्या है? एक्सपेंस। तो वो तो एक्रूअल में आना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि आपको पेमेंट कितना करना है, इससे कोई मतलब नहीं कि आपको इनकम टैक्स वाले आपसे कितना मांग रहे हैं, आप अपनी बुक्स के हिसाब से चलेंगे। तो टैक्स एक्सपेंस की बात हो गई, हमने समझ लिया भाई टैक्स एक्सपेंस में तो 2 हिस्से डाल दिए गए, एक डाल दिया गया करंट टैक्स और एक डाल दिया गया डेफर्ड टैक्स। सपो और यहां पर आएगा इस टैक्स एक्सपेंस का टोटल। से प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए है और इसका टोटल आता है वो बी आता है। तो निश्चित रूप से जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस माइनस होगा तो यहां पर हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात तो कंफर्म है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 बात कर लें या हम इंड एस 12 की बात कर लें, यहां पर जब टैक्स आएगा तो वो एज पर अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा, इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं आएगा। तो 2 लाख का 30% सीधे ही निकाल देना चाहिए। काहे का? करंट टैक्स, काहे का? डेफर्ड टैक्स। तो मैं तो सीधे सीधे यहां 60,000 लिख देता हूं। ठीक है, 2 लाख का 30% टैक्स एक्सपेंस, अपन हम बात करते हैं ना टोटल एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट की बात होगी ना। करंट टैक्स टैक्सेबल प्रॉफिट के हिसाब से आता है।
अकाउंटिंग प्रॉफिट, अभी हम करंट टैक्स, एक्चुअली डाउट ये पूछा गया इसलिए क्वेश्चन है क्लास में, क्योंकि मैंने पहले कल करंट टैक्स लिखवाया था इसलिए। बाकी मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आएगा उसके हिसाब से जो टैक्स आएगा वो कौन सा टैक्स होगा, टैक्स एक्सपेंस होगा। तो 2 लाख का 30% 60,000 आ गया, 3 लाख का 30% 90,000 आ गया। ये सवाल जो हमने कल एग्जाम्पल किया था उसका रिवर्स एग्जाम्पल है, इस बात को दिमाग में रखें। तो 60 और 90 और 90 और 60 से कंफ्यूज ऐसे नहीं होंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन मान के चलेंगे। और 2 लाख में से 60,000 गया तो 1,40,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यहां 2,10,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का एग्रीगेट होता है, और एग्रीगेट मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है ना। लेकिन करंट टैक्स क्या है और डेफर्ड टैक्स क्या है, तो मैं यहां पर करंट टैक्स की कैलकुलेशन कर देता हूं आपके सामने। क्या होता है करंट टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से, तो ये हमने पर्टिकुलर्स Y1 Y2 पीबीडीटी बता देंगे। फर्स्ट ईयर का भी 3 लाख, सेकेंड ईयर का भी 3 लाख। डेप्रिसिएशन अब की बार यहां पर इनकम टैक्स के हिसाब से बात होगी तो कितना आ रहा है, फर्स्ट ईयर का 50,000, सेकेंड ईयर का भी 50,000। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से डेप्रिसिएशन चला गया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचता है, 250 और 250। ठीक, और व्हाट इज करंट टैक्स, व्हाट इज करंट टैक्स, टैक्स एज पर टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स के हिसाब से 2.5 लाख की इनकम है यहां पर, तो मैं करंट टैक्स यहां पर ले लेता हूं 30% से कितना, 75,000 और 75,000। इनकम टैक्स वाले 75,000 का टैक्स मांगेंगे, लेकिन मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट बोलेगी नहीं साहब 60 और 90 है। तो देखिए मैंने यहां पे 75,000 करंट टैक्स में रख दिया। कल जो मैंने पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने पहले करंट टैक्स लिखवा दिया था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले क्या लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होगा वो करंट टैक्स है, और जो अकाउंटिंग इनकम का टैक्स कैलकुलेशन होगा वो हमारा टैक्स एक्सपेंस है। अब हमें बहुत ही क्लियरली बात समझ में आती है। मैंने डेफर्ड टैक्स को आपको पहले बैलेंसिंग फिगर निकलवा दिया, मैंने कहा लफड़ा खत्म करो यार, कहां डेफर्ड टैक्स का झगड़ा समझेंगे। तो ये लो भाई बैलेंसिंग फिगर, और मुझे बहुत ही क्लियरली समझ में आता है कि 75 में मैं ऐसा क्या कर दूं कि 60 आ जाए। तो भगवान की कसम आपके अंतरात्मा से यही की आवाज निकलेगी, बताएं क्या, कि भाई 15,000 माइनस कर देना चाहिए पीएनएल से, एक्सपेंस साइड से माइनस। एंट्री भी मैं आपको यहां बोलना चाहूंगा 75,000 की एंट्री होगी, लिखना नहीं चाहिए एंट्री अभी, पीएनएल टू करंट टैक्स और करंट टैक्स टू बैंक, ये तो पेमेंट हो जाएगा। और यहां एंट्री क्या होगी, यहां डेफर्ड टैक्स है, तो ये डेफर्ड टैक्स टू पीएनएल हुआ है, पीएनएल में क्रेडिट हुआ है ना ये। और 75 में क्या करूं कि 90 आ जाए, तो यहां 15 हमें ऐड कर देना चाहिए। यह आपको बहुत ही क्लियरली कैलकुलेशन समझ में आती है। ठीक है, अगर आप पिछले एग्जाम्पल से कंपेयर करने की इच्छा रखते हैं तो फिर आप जो है देख सकते हैं कि बिल्कुल रिवर्स हुआ है कल के हिसाब से, है ना। अब यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, लेकिन बैलेंसिंग फिगर से केवल सीखना नहीं है, बैलेंसिंग फिगर से नहीं सीखना, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या थी डेफर्ड टैक्स की, डेफर्ड टैक्स की डेफिनेशन थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि हम इन डेज 12 पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ये यहां पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जब देखिए इजी क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, पर हम तो वही प्रूडेंस तो फॉलो करने की आदत है यार, तो हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना भी डेप्थ क्वेश्चन यहां पर आ सकता है। नो डाउट जब आप एग्जाम में जाएंगे तब तो सभी कुछ सारे ये हो चुके होंगे, तो सब सारे इंडेस का आपको एक एडवांस नॉलेज हो चुका होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद इट मे बी पॉसिबल कि अभी भी हम कोई इंडेस 103 का क्वेश्चन ऐसा निकालें या बनाएं जिससे कि जो है
आपको एक नॉलेज लेवल आपका एएस में, इंडेस में होना चाहिए इनकम टैक्स में। तो हम अभी इसीलिए वो बात कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये जो टाइम हम आज इंडेस 12 में यहां दे रहे हैं, तो नो डाउट वो टाइम कहीं ना कहीं हमारा आज काम आ गया, तो वो आगे हमें हमारा टाइम बचा देगा। पढ़ना तो ये है ही, आज नहीं पढ़ना कल पढ़ना, पढ़ना तो ये था ही, इसलिए कोई बात ही नहीं है। टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, तो फिर किस तरीके से बात होगी भाई, Y1 और Y2, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या था ये देखेंगे। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख और 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। टैक्सेबल प्रॉफिट क्या था, 2,50,000 और 2,50,000। टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, डेप्रिसिएशन की वजह से जो डिफरेंस है वो टाइमिंग डिफरेंस है, डेफिनेटली वो रिवर्स होगा। और टाइमिंग डिफरेंस को इंडेस 12 में टेम्परेरी डिफरेंस कहा गया है। तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस आ रहा है यहां पर देख लें 50,000 का। और हम देखेंगे बात यहां पर एपी इज 2 लाख 3 लाख, ये देखें कल एपी ग्रेटर देन टीपी आया था कि नहीं, एपी ग्रेटर देन टीपी आया था। तो अब यहां पर जो है अकाउंटिंग प्रॉफिट 2 लाख है, टैक्सेबल प्रॉफिट 2.5 लाख है, एपी इज लेस देन टीपी। आज अकाउंटिंग प्रॉफिट अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है कि नहीं देख टैक्सेबल प्रॉफिट, जो टैक्सेबल प्रॉफिट कह रहा है मैं ज्यादा हूं, मैं बड़ा हूं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, अगले साल में आ जाओ। तो आ रहा है एपी ग्रेटर देन टीपी। और यहां पर मैं कहूंगा भाई एपी इज लेस देन टीपी, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है तो हमारे हिसाब से टैक्स कम बन रहा है, लेकिन इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है तो इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है, तो टैक्स ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा बन रहा है। तो हम तो कम देने की बात करेंगे पर वो हमसे ज्यादा लेंगे। हम 60 देने की बात कर रहे हैं, वो 75 मांग रहे हैं, हमें 75 देना पड़ेगा। तो ये प्रीपेड जैसा है। तो आपको लॉजिकली क्लियर हो गया कि प्रीपेड असेट है। तो यहां क्या बनेगा, क्रिएट डीटीए, यहां तो डीटीए क्रिएट होगा। पिछले एग्जांपल में डीटीएल क्रिएट हुआ था, आज डीटीए क्रिएट होगा, और ये डीटीए यहां पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा सेकेंड ईयर में। और अमाउंट आप देख सकते हैं, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, तो 50,000 का 30% हम निकालेंगे, 15,000, ठीक, 50,000 का 30%, 15,000, ये भाई डीटीए रिवर्स हो जाएगा। तो लॉजिकली सोच सकते हैं ना, एपी इज लेस देन टीपी, अकाउंटिंग प्रॉफिट पहले साल में कम है, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है, तो हमारे हिसाब से टैक्स कम आएगा, इनकम टैक्स वाले ज्यादा टैक्स मांग रहे हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, हम ज्यादा पे करेंगे तो प्रीपेड जैसा हो गया, तो डिफर्ड टैक्स असेट है, पर उसका रिवर्सल इफेक्ट अगले साल आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब इसी बात को अगर हम इंडेस 12 से बात करेंगे, तो ये ऊपर कौन सी अप्रोच थी, एस 22 में इनकम अप्रोच, एस 22 एक्चुअली पीएनएल बेस्ड था, लेकिन इंडेस 12 कौन सी अप्रोच की बात करता है, बैलेंस शीट अप्रोच की बात करता है। डीटीए डीटीएल का क्रिएशन इंडेस 12 के हिसाब से, डीटीए डीटीएल का क्रिएशन इंडेस 12 के हिसाब से असेट और लायबिलिटीज के केस में फेयर वैल्यू, टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट को देखकर होता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर बैलेंस शीट बनाई, मैं यहां अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, और ये Y1 यानी फर्स्ट ईयर एंड की बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट और बनाऊंगा मैं, यहां मैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ये भी Y1 की होगी।
ये बैलेंस शीट हमने बना ली। पीपीई अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख, ये बैंक बैलेंस कम हो गया। अकाउंटिंग की बैलेंस शीट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए बैलेंस शीट, तो देख रहे हैं पीपी डेबिट टू बैंक। फिर कैश में बैंक ऑब्लिक कैश, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, तो कैश मान लिया मैंने प्रॉफिट, कैश डेबिट 3 लाख और प्रॉफिट क्रेडिट 3 लाख, ये हो गया। फिर डेप्रीसिएशन लगेगा, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, तो पीपी से कितना हो गया देखें, ये 1 लाख, पूरा अकाउंट में पूरा 1 लाख, ये नील आ गया पीपी का कैरिंग अमाउंट, और डेप्रीसिएशन पीएनएल में चला जाएगा, तो ये डेप्रीसिएशन 1 लाख का माइनस हो गया, तो डेप्रीसिएशन के बाद का प्रॉफिट 2 लाख आ गया। टू लाख आ गया। मुझे बिल्कुल यहां क्लियर है कि इनकम अकाउंटिंग में टैक्स का एक्सपेंस जो है मेरा 60,000 आएगा इस साल का, 2 लाख का 30%। अकाउंटिंग प्रॉफिट की तो बात हो रही है, क्लियर। अब हम बात करते हैं भाई पीपी टैक्स के हिसाब से, तो पीपी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1 लाख, 1 लाख से बैंक बैलेंस कम हो गया। फिर प्रॉफिट हुआ, तो हमने मान लिया कि भाई प्रॉफिट कैश में हुआ है, तो कैश बढ़ा, डेबिट 3 लाख और प्रॉफिट हमारा बढ़ गया 3 लाख। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ टू पीपी, पीपी में कम किया 50,000 और डेप्रीसिएशन से प्रॉफिट कम हो गया 50,000, तो यहां प्रॉफिट जो बचा वो 2,50,000 बचा आफ्टर डेप्रीसिएशन। और इसको हम क्या कहेंगे, ये कैरिंग अमाउंट था, ये तो कैरिंग अमाउंट था, इसको कहेंगे टैक्स बेस। ये टैक्स बेस कहलाएगा। व्हाट इज टैक्स बेस? इनकम टैक्स के हिसाब से असेट लायबिलिटी का जो कैरिंग अमाउंट होता है उसको टैक्स बेस बोलते हैं, ठीक है। अब करंट टैक्स तो किस पर होता है? इनकम टैक्स के प्रॉफिट पर, वही करंट टैक्स होता है। तो यहां मैं करंट टैक्स लिख देता हूं, तो 2,50,000 का, ये इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में कोई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा हूं, मुझे तो करंट टैक्स निकालना था, तो इंटू 30% से मैंने निकाल दिया 75,000। एंट्री होगी करंट टैक्स मुझे देना पड़ेगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, तो ये देखिए पीएनएल में मैंने 75,000 कम कर दिया, पीएनएल डेबिट टू करंट टैक्स लायबिलिटी, पहले मैं लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं, तो करंट टैक्स लायबिलिटी 75,000 से बढ़ गई, ठीक है। फिर आप कहते हैं मान लीजिए करंट टैक्स पे कर दो, पे कर देते हैं, तो करंट टैक्स पे करूंगा, तो ये पे कर दिया, तो करंट टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000 और बैंक बैलेंस कम होगा, तो ये बैंक बैलेंस मैंने 75,000 से कम कर दिया। सर अगर ये पे ना करें तो ना करेंगे तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में करंट टैक्स लायबिलिटी भी रहेगी, पीएनएल टू करंट टैक्स। तो करंट टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है, और डेफर्ड टैक्स में असेट का केस है, असेट का केस अलग होगा, लायबिलिटी का केस अलग होगा। असेट का केस देखते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट कितना है भाई? नील। टैक्स बेस ऑफ एसेट कितना है? 50,000। तो नील जो है वो कम है, 50,000 जो है वो ज्यादा है, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ असेट। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ असेट, तो उसको हमने कहा था टेम्पररी डिफरेंस में भी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। और आज हम इसको कहेंगे, आप ऊपर जो मैंने फॉर्म एक वो लिस्ट बनवाई थी वहां चेक तो कर ले पहले एक बार,
मुझे देखने के पहले, मुझे घूरने के पहले चेक कर ले, डरे नहीं। क्या लिखवाया था हमने, कौन सा डिफरेंस था वो, डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस, डीटीडी। नील और 50,000 का डिफरेंस हो गया। और जब भी डीटीडी होगा तो क्या क्रिएट होती है बताएंगे, ठीक है। तो डीटीए क्रिएटेड, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएटेड होती है। सर इसको डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस क्यों बोला? नील और 50,000 का डिफरेंस कितना है भाई, 50,000। सर इसको डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस क्यों बोला? तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये नील और 50,000 का जो डिफरेंस आ रहा है 50,000, क्या इसका इनकम, ये जो 50,000 बच गया है, क्या इसका डिडक्शन इनकम टैक्स वालों ने अभी दे दिया है कि फ्यूचर में देंगे? फ्यूचर में देंगे। तो इस 50,000 का डिडक्शन फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर में अगर ये मिलेगा तो इसको कहा डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस, ठीक है। पिछले एग्जांपल में इसका रिवर्स केस था। कौन सा केस था? रिवर्स केस। यहां पर 50,000 था तो हम क्या कह रहे थे, इनकम टैक्स में 1,00,000 पूरे साल में डिडक्शन मिल गया था। पिछले एग्जांपल में 1,00,000 का डिडक्शन पहले ही साल मिल गया था। तो जो 50,000 का डिफरेंस अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में आया था, 50,000 का फिगर अकाउंटिंग बैलेंस शीट में आया था, तो हम क्या कह रहे थे, ये जो डिफरेंस है इसका डिडक्शन इनकम टैक्स वालों ने तो पूरा इसी साल दे दिया है, तो उसको वो ये डिडक्शन फ्यूचर में नहीं मिलेगा। फ्यूचर में नहीं मिलेगा तो इनकम टैक्स के हिसाब से फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, इसलिए टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस था। तो आज यहां पर देखेंगे हम, ये डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस है, ठीक। और डिडक्ट, ये बिल्कुल क्लियर है, इंड एस 12 बैलेंस शीट अप्रोच पे चलेगी, असेट लायबिलिटी अप्रोच पे चलेगी। उसमें असेट का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कंपेयर करना पड़ेगा, और उनके हिसाब से ही अगर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आएगा तो डीटीएल ही क्रिएट होगी, और डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस आएगा तो डीटीए ही क्रिएट होगी। वो लॉजिकली भी वही है, लॉजिकली समझ में, इसीलिए ऊपर इनकम अप्रोच से पहले ही बता दिया, वो तो क्लियर था, वो होना ही है, ठीक। और यहां पर डीटीए क्रिएट हम करेंगे। और इंडेस 12 में रिवर्सल वैसे नहीं देखते, एएस 22 में तो जैसे क्रिएशन होता था, एपी इज ग्रेटर देन टीपी लेस देन टीपी, तो उसके अपोजिट जो है अगले साल में आ जाता था जब रिवर्सल हो रहा है। यहां पर रिवर्सल का रूल सिंपल सा है कि जो डिफरेंस था इसमें कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट लायबिलिटी या टैक्स बेस ऑफ असेट लायबिलिटी में ग्रेटर और लेस का डिफरेंस जो भी था, तो आप डीटीए डीटीएल जो भी क्रिएट होता है एज पर द रूल वो कर लो, ठीक है। और जिस दिन वो दोनों बराबर हो जाएंगे उस दिन रिवर्स हो जाएगा। तो यहां डीटीए क्रिएट होगी, 50,000 का 30% कितना, 15,000 का क्रिएशन, और डीटीए क्रिएट करना है तो एसेट क्रिएट होगी, तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट 15,000 और टू पीएनएल, तो डीटीए में पीएनएल में एक क्रेडिट में आएगा, टू पीएनएल हो रहा है, तो आप देख पाएंगे कि यहां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, आराम से वही आप चेक कर ले इनकम अप्रोच से ऊपर 140, 1,40,000 का ये आ गया, ठीक है। और बैलेंस शीट जब हम ईयर 2 की बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, अकाउंटिंग में बनाएंगे, ईयर 1 ईयर 2 की बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, टैक्स की बनाएंगे, इनकम टैक्स के हिसाब से मतलब ईयर 2 में बनाएंगे। तो ये बैलेंस शीट से आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। देखिए एग्जैक्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा, जितने सवाल करते जाओगे क्लैरिटी बढ़ती जाती है। यहां पर केवल एक बेसिक नॉलेज हमें इंडेस 12 का चाहिए। तो यहां पर देखें आप, बिजनेस बैलेंस शीट हमने अकाउंटिंग की बात करी, तो पीपी यहां पर क्या हो चुकी है, नील, लेकिन यहां पीपीई कितनी है, 50,000 की पीपीई है, पीपीई नील, पीपीई 50,000। पहले अकाउंटिंग की बात कर लो चले, तो कैश बढ़ गया डेबिट, प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, और हमने प्रॉफिट बढ़ा लिया क्रेडिट, लायबिलिटी में इफेक्ट 3 लाख का।
डेप्रिसिएशन यहां पे आना ही नहीं है, तो कैरिंग अमाउंट इस एसेट का अभी भी निल है, यहां कोई डेप्रिसिएशन की बात होगी ही नहीं, तो ये 3 लाख का ही प्रॉफिट आएगा। यहां पे भी इनकम टैक्स वाले भी इसको कैश जो है डेबिट मानेंगे, मतलब डेबिट मानेंगे का मतलब उनके हिसाब से भी टैक्सेबल इनकम जो है फिलहाल डेप्रिसिएशन के पहले। अभी हमारे सवाल जो एग्जांपल हम कर रहे हैं ना, उसमें अकाउंटिंग और टैक्स में एक ही डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन। बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। तो कैश में प्रॉफिट आया और ये प्रॉफिट यहां पर 3 लाख का। इनकम टैक्स वाले तो डेप्रिसिएशन देने की बात कर रहे थे, 50,000 का डेप्रिसिएशन जाएगा। और यहां पे टैक्स बेस का मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से कैरिंग अमाउंट, वो टैक्स बेस कहलाया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा तो पीएनएल में चला जाएगा, उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट भी कम होगा। आप देखिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बचेगा हमारे पास वो 75,000 बचेगा। और यहां पर सबसे पहले जैसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, इनकम टैक्स के हिसाब से जैसे ही टैक्सेबल इनकम आती है, 3 लाख युद्ध का इफेक्ट, 2,50,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 2,50,000। और करेंट टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 30%। करेंट टैक्स इज 30%, 75,000। 30% 75,000। करंट टैक्स की एंट्री पास होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टू करंट टैक्स अकाउंट। एक बार करंट टैक्स को मैं पीएनएल से डेबिट किया और यहां लायबिलिटी में लिखा, ठीक है। ऊपर जो 75,000 लेस हुआ है पीएनएल के फिगर से लेस हुआ है, और करंट टैक्स लायबिलिटी दिखाई, और उसके बाद करंट टैक्स लायबिलिटी में पे भी कर देता हूं। तो करंट टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कैश अकाउंट, तो ये कैश में 75,000 का मैंने पेमेंट कर दिया, हमने करंट टैक्स पे कर दिया। अब Y2 में क्या हुआ, सीए ऑफ एसेट निल है, टैक्स बेस ऑफ एसेट ये भी निल है, तो ये तो इक्वल हो गया, सीए ऑफ एसेट इज इक्वल टू टैक्स बेस ऑफ एसेट, ठीक है। तो ये इस वाले आइटम जिसकी वजह से डिफरेंस है, क्या ये उसका पहला साल है, क्या ये उसका पहला साल है, नहीं, ये तो सेकेंड ईयर, तो रिवर्सल इफेक्ट। तो सीए और पीबी जब बराबर हो जाते हैं तो रिवर्सल आ जाता है, तो फिर ये डीटीए का क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, डीटीए रिवर्सल। और आपको बता दूं कि पिछले साल डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुई थी एज ऑन, तो पिछले साल का जो बैलेंस था वो इस साल भी पहले तो डीटीए यहां पे एसेट साइड में 15,000 आना ही आना है। और अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री होगी, डीटीए को खत्म करेंगे, पीएनएल डेबिट, और ये डीटीए का रिवर्सल होगा, तो ये डीटीए 15,000 से ये नील। तो बताएं कितना आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2,10,000। वो तो दिख ही रहा था ना, बहुत ही क्लियर था। अकाउंटिंग प्रॉफिट 3 लाख आ रहा था, अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा था, 3 लाख। तो मुझे पहले से क्लियर है कि 90,000 का टैक्स आएगा, 90,000 का टैक्स इफेक्ट आना चाहिए, तो 2,10,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ठीक है। अब ये सवाल 2 साल का था, 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, उसके इंपैक्ट यही आने वाले हैं, ठीक है। तो हमने देखिए डीटीएल डीटीए का केस देख लिया, तो यहां पर बिल्कुल क्लियर रखेंगे, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन का सवाल जब आएगा तो देखिए 70-80% चांस तो इस बात के हैं कि आपको जो है ना कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दे देंगे बस, ठीक है। आपको ये पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पढ़ सकती है लेकिन जनरली नहीं पड़ेगी। तो उस केस में अपने को बस ये 4 नियम सबसे पहले दिमाग में रखने हैं, क्लियर।
कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट अगर टैक्स बेस ऑफ असेट से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आएगा ही आएगा और डीटीएल क्रिएट होगी। इसका रिवर्स हुआ तो डीटीए क्रिएट होगा और लायबिलिटी में रिवर्स रूल लगेगा असेट्स का। ठीक, तो यहां तक की बातें क्लियर हो जाती है। अब अगर आप कहें तो लायबिलिटी का एग्जांपल लें। नहीं आराम से कोई लेना चाहिए। हाँ, क्लैरिटी बढ़ती है माइंड में और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्लैरिटी बढ़ाते हैं फिर। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। एक सेकेंड, नहीं आप लिख लें। चलिए, तो अब लायबिलिटी का एग्जांपल लेके देखते हैं। कंसीडर अनदर एग्जांपल। ठीक है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹100। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹100 और अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग चलती है एक्रूअल पे, कोई इसमें शक है ही नहीं। और इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि ये एक्रूअल का नाटक हमारे साथ मत रचो, हम तो इस वाले खर्चे को पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन देंगे। ये इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 100 के थे और एक प्रॉफिट देता हूं मैं आपको, प्रॉफिट बिफोर अबव एक्सपेंसेस मैं 1000 रुपए ले लेता हूं। टैक्स की रेट मैं 30% ले लेता हूं यहां पर, और ये पर एनम है, ये 1000 रुपीज पर एनम ले रहा हूं प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर अबव एक्सपेंसेस, इस एक्सपेंस के पहले का प्रॉफिट दे रखा है पर एनम। अज्यूम एक्सपेंसेस पेड इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल, यानी Y2 में पे हो गए, मतलब इनकम टैक्स वाले इसका डिडक्शन अगले साल देंगे। तो AS22 की बात करें, इनकम अप्रोच बड़े ध्यान से करना पड़ेगा ये आपको, आराम से, इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते अपन, बिल्कुल आराम से हौले 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 चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां AS22 ये पर्टिकुलर्स Y1 Y2, जब क्लास में ये हम डीटीए डीटीएल की बात करते हैं इंड AS 103 में, तो थोड़ी देर के लिए माहौल टैक्समय हो जाता है, हम इनकम टैक्स की दुनिया में चले जाते हैं एकदम से। ठीक है, पर मैं फिर कह रहा हूं कि इसके रंग में नहीं रंगना है अपने को अपना टारगेट ध्यान रखना है कि हम बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उस लेवल, उस बात की तैयारी कर रहे हैं कि एक भाई ये बेसिक लेवल है, अभी हम ऐसा नहीं कोई एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, बेसिक लेवल ये जो वो 4 नियम मैंने लिखवाए वो बेसिक नियम है, तो हम उसी पे चल रहे हैं। नंबर ऑफ एग्जांपल्स इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़े, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है कभी, मतलब अभी आपको अभी हम ऐसा कोई क्वेश्चन करें तो क्लैरिटी बढ़े। खैर, तो ये प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस की बात नहीं हो रही है, उस एक पर्टिकुलर एक्सपेंस की बात हो रही है। 1000 और 1000, सर बिल्कुल ठीक बात है, प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंस तो 1000 है। अब एक्सपेंस की बात करेंगे, तो एक्सपेंस की अगर बात करेंगे तो अकाउंट्स वाले क्या कहेंगे, भाई 100 लेस कर दो,
और यहां सेकेंड ईयर में इस वाले खर्चे की कोई बात नहीं होगी। तो अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो आएगा 900,000। और अब AS22 की बात है तो यहां पे आएगा टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस के दो हिस्से होते हैं, एक करेंट टैक्स, एक डेफर्ड टैक्स, और इसके बाद लग जाता है टोटल। AS22 के आने से ही प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बोला जाएगा, अब टैक्स एक्सपेंस कहा जाएगा। ये ए है, ये बी है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ए माइनस बी से आ जाएगा। और मुझे बिल्कुल क्लियर है, मैं अगर कोई करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की बातें ना भी करूं तो मुझे बिल्कुल क्लियर है कि AS22 कहता है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है तुम्हारा 900, तो 900 का 30% ये 270, 1000 का 30% ये 300, 900 में से 270 गए, क्या ये 630 आ गया? चेक कर लें एक बार। और ये 700 आ गया, लफड़ा खत्म हो गया। क्या करेंट क्या डेफर्ड, टैक्स एक्सपेंस ही आ गया सीधा। लेकिन करेंट टैक्स अलग और डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो फिर हमारी दुनिया में हमें यहां पे इनकम टैक्स के हिसाब से करेंट टैक्स तो निकालना पड़ेगा। व्हाट इज करेंट टैक्स? टैक्स एज पर टैक्सेबल प्रॉफिट। तो एक पर्टिकुलर कॉलम हम बना लेते हैं, यहां पर Y1 Y1 Y2 हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंस 1000 और 1000। और अब अगर एक्सपेंस की बात करें, उस एक्सपेंस के पहले का प्रॉफिट 1000 है। एक्सपेंस की बात करें तो इनकम टैक्स वाले क्या कहेंगे बताइए? इनकम टैक्स यहां वाले यहां पे डैश लगवा देंगे आपसे, बोले हम अभी डिडक्शन नहीं देंगे, हम तो अगले साल देंगे। मतलब डिफरेंस जो आया वो पहले साल क्रिएट होगा, लेकिन दूसरे साल खत्म हो जाएगा उसका इफेक्ट, क्योंकि 2 साल बाद अगर देखेंगे तो एक तरीके से दोनों ही बुक्स में वो आ चुका है, एक्सपेंस डिडक्ट हो चुका है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, यहां पे 1000, यहां पे 900, यहां पे 1000, यहां पे 900। और इस हिसाब से अगर देखें तो करेंट टैक्स एट द रेट 30% जो है, इस हिसाब से करेंट टैक्स जो है वो आपका कितना आएगा, जरा कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पे 300 और 270, तो करंट टैक्स मैंने 300 और 270 यहां लिख दिया, 300 और 270 लिख दिया। तो डेफर्ड टैक्स अपने आप क्या आ गया बताएं? बैलेंसिंग फिगर। तो बड़ी क्लियर सी बात है, 300 में क्या करूं कि 270 आ जाए? तो भाई मैं 30 को यहां डिडक्ट कर देता हूं, ठीक है, पीएनएल में से ही डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। और 270 में क्या कर दूं? 38 कर दूं, हो गया इतना। अब यहां पर हम डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो डेफर्ड टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये दिमाग में फिट होनी चाहिए वैसे। बोलिए, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट Y1 और Y2
अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या आया सर? 900 और 1000। अकाउंटिंग प्रॉफिट 900 और 1000 Y1 और Y2 में। टैक्सेबल प्रॉफिट 1000 और 900। तो डिफरेंस जो आया अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में, जो डिफरेंस था उस डिफरेंस के पहले का प्रॉफिट देखा तो जो डिफरेंस है वो 100 रुपए का है। टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, तो डिफरेंस 100 रुपए का है। और यहां पर हम चेक करेंगे एपी इज लेस देन टीपी। अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है, लेकिन इसी खर्चे की वजह से अगले साल एपी इज ग्रेटर देन टीपी। फिर सोच सकते हैं डीटीए डीटीएल रटना नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है। अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स कम बन रहा है, टैक्स के हिसाब से टैक्स ज्यादा बनेगा, तो हमें देना तो ज्यादा पड़ेगा ना, हमें देना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा? डीटीए क्रिएट होगा, तो यहां डीटीए क्रिएट होगा और यहां डीटीए रिवर्स हो जाएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से टैक्स कम बनता है, पर देना तो वही पड़ता है जो इनकम टैक्स वाले मांग रहे हैं, तो ज्यादा देना पड़ेगा, तो पे ज्यादा हो जाएगा, तो प्रीपेड जैसा है, तो वो असेट है, तो वो डीटीए क्रिएट कर देता है और ये डीटीए का रिवर्सल हो जाएगा। ये कौन सी अप्रोच हो गई? इनकम अप्रोच। लेकिन इंडेस 12 क्या इनकम अप्रोच बताता है? नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। इंडेस 12 में भी जब हम इंडेस 12 की बात करेंगे तो इनकम अप्रोच का जिक्र वहां मैं करूंगा, लेकिन फोकस किस पर है? बैलेंस शीट अप्रोच पर। तो बैलेंस शीट अप्रोच सीखनी पड़ेगी। तो यहां पे इंडेस 12 हम लगा देते हैं और मैं यहां कहता हूं भाई कि ये बैलेंस शीट अप्रोच है। तो हमने जितना भी टाइम इंडेस 103 के दौरान इंडेस 12 को दिया है ना, ये टाइम हमारा जो है ना बहुत आगे इसका जबरदस्त यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो बैलेंस शीट अप्रोच में जाते हैं, हम बैलेंस शीट अप्रोच में बात करते हैं, तो मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, मुझे अकाउंटिंग की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मैं पहले साल के एंड की बैलेंस शीट बनाऊंगा। मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूं, यहां पर, यहां से मैं नीचे आ जाता हूं। हाँ, तो इंडेस 12 बैलेंस शीट अप्रोच। हां सर, बिल्कुल आप तो सही कह रहे हो सर, बैलेंस शीट अप्रोच से करना पड़ेगा, मामला जमाना पड़ेगा। तो भाई बैलेंस शीट बनाएंगे, अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से बैलेंस शीट बनाई जाएगी, फर्स्ट ईयर एंड की बात करेंगे, टैक्स के हिसाब से भी बैलेंस शीट वैल्यू हमें चाहिएगी और ये टैक्स के हिसाब से बनेगी बैलेंस शीट। आज सिस्टम भी थोड़ा ज्यादा समस्या दे रहा है, इसने भी कोई सपना देखा है लगता है। हाँ, तो बैलेंस शीट टैक्स के हिसाब से और ये Y1 के हिसाब से। चलिए, तो यहां पर हम बना रहे हैं बैलेंस शीट अप्रोच में, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं, एक जनरल फॉर्मेट, ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए। हाँ जी, चलो। प्रॉफिट कितना हुआ? 1000। मैंने अज्यूम किया कि प्रॉफिट कैश में हुआ, कैश बढ़ गया डेबिट और ये प्रॉफिट बढ़ गया क्रेडिट। 100 रुपए का खर्चा था, 100 रुपए का अगर खर्चा था तो इनकम टैक्स के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से उस खर्चे का क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा, उसे मैं एक्सपेंस मानूंगा। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट कम टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में आ गया और हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो 900 का हो गया। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बड़ा सिंपल है।
ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया। इनकम टैक्स के हिसाब से बात करें तो इनकम टैक्स वाले भी कह रहे थे हाँ भाई 1000 का प्रॉफिट तो हुआ है, क्योंकि और कोई डिफरेंस नहीं है अभी। हाँ, इन क्वेश्चन में एक एक डिफरेंस लेके चल रहा हूं, तो ये मान के चलेंगे और कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में सिर्फ डिफरेंस ये 100 रुपए का ही है। तो कैश डेबिट टू प्रॉफिट, इनकम टैक्स वाले एक्सपेंस नहीं मान रहे हैं और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी नहीं मान रहे हैं, नील है वो एक तरीके से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नील। तो इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना है 1000, और इनकम टैक्स के हिसाब से अगर करेंट टैक्स की बात करें तो कितना आएगा, करेंट टैक्स 300 आ जाएगा। ये इनकम टैक्स की जो बैलेंस शीट है मैं सिर्फ कैलकुलेशन करेंट टैक्स के लिए कर रहा हूं। करेंट टैक्स की कैलकुलेशन मुझे दिख जाए 1000 के प्रॉफिट पर और करेंट टैक्स की बात करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू करेंट टैक्स, प्रॉफिट कम हो जाएगा, करेंट टैक्स नाम की लायबिलिटी यहां पर आ जाएगी। और आप मुझसे कहेंगे सर लायबिलिटी अगर पे कर दी नहीं की तो लायबिलिटी रहेगी, और मैं जनरली मानता हूं कि भाई जो करंट टैक्स है वो पे कर दिया, तो करंट टैक्स में आ जाएगा टू बैंक और कैश यहां से करंट टैक्स जो है पेड भी हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा 300 रुपीज से। तो बैलेंस शीट अप्रोच को जब P&L अप्रोच से लिंक करके पढ़ते हैं तो क्लैरिटी बहुत बढ़ती है, और जितने जितने एग्जाम्पल करते जाएंगे क्लैरिटी बढ़ेगी। तो यहां पर कैश हो गया। अब बात आती है डेफर्ड टैक्स की। तो मैं एपी लेस देन टीपी, टीपी लेस देन एपी, उससे प्रॉफिट से नहीं चल सकता, मैं बैलेंस शीट अप्रोच से चलूंगा। भैया ये है लायबिलिटी है ना, ये कैरिंग अमाउंट है और ये टैक्स बेस है इस लायबिलिटी का। तो सीए ऑफ लायबिलिटी सर 100 है सर, टीबी ऑफ लायबिलिटी नील है सर, नील है सर, नील। 100 और नील में बड़ा 100 है तो ग्रेटर देन टीबी ऑफ लायबिलिटी। आप वो जो ऊपर 4 रूल आपको लिखवाए गए थे उसको चेक कर लेंगे एक बार। तो सीए ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टीबी ऑफ लायबिलिटी, तो क्या था, डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस कहा गया था। असेट के केस में टीटीडी था ना, सीए ऑफ असेट इज ग्रेटर देन टीबी ऑफ असेट, तो वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस था। तो लायबिलिटी में रिवर्स रूल है, तो डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है साहब, 100 का है, 100 का डिफरेंस है। इसका डिडक्शन इनकम टैक्स वाले कब देंगे, फ्यूचर में देंगे ना। ये टीटीडी और डीटीडी की डेफिनेशन ही यही है कि आपको फ्यूचर में ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये फ्यूचर में टैक्सेबल है, ये फ्यूचर में डिडक्टिबल है, बस इतनी सी बात है। तो इसका डिडक्शन इनकम टैक्स वाले फ्यूचर में देंगे, तो ये डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस है। फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा तो फ्यूचर में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अगर अभी डिडक्शन मिल जाता तो फ्यूचर में डिडक्शन नहीं मिलता तो टैक्सेबिलिटी फ्यूचर में आती। इसका उल्टा सवाल भी बना सकता हूं मैं। अगला सवाल आप करके देखना, इंडेस 12 थोड़ी पढ़ रहे हैं हम यहां पर, अभी हम तो 103 के कारण थोड़ा सा 12 का एक तड़का लगा रहे हैं, समझ गए भाई। ऐसा मान लो ऐसा होता कि अकाउंट्स में कैश बेसिस होता, मान लो, हालांकि अजीब सी बात है लेकिन सवाल बनाने के हिसाब से दुखी मत होना, रोना नहीं, ठीक है, ठीक है। और इनकम टैक्स वाले बोल रहे नहीं हम तो दे देंगे, एक्रूवल भी दे देंगे। हो सकता है भाई, दुनिया वक्त बदलते देर नहीं लगती तो दुनिया बदलते भी देर नहीं लगती, कब क्या अमेंडमेंट आ जाए क्या मालूम, आएगा नहीं, ठीक है। डीटीडी और इंडेस 12 बहुत क्लियर कहता है कि डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस है तो क्या होगा, क्रिएट डीटीए, तो ये क्रिएट डीटीए और डिफरेंस है 100 इंटू 30%, तो ये आ गया 30। तो यहां पर डीटीए का क्रिएशन हो गया। तो डीटीए डेबिट, असेट बढ़ गई डेबिट टू पीएनएल, तो यहां डीटीए में जो है
30 का क्रेडिट इफेक्ट है तो ऐड ही होगा ये। अब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक बार निकाल के देख लें क्या आता है। वो आपकी इनकम अप्रोच से टैली करवाने के लिए मैं ये सब करवा रहा हूं। हो गया। और अब हम सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट अकाउंट्स की बना लेते हैं Y2 की, और बैलेंस शीट बना लेते हैं टैक्स की Y2 की। तो थोड़ी देर में डीटीए डीटीएल के जाल से बाहर निकलकर हम इंडेस 103 में और आगे बढ़ने वाले हैं। तो बैलेंस शीट Y2 की, हाँ सर बिल्कुल सही चल रहा है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मुझसे बोलो, जैसा एग्जाम्पल हम, वैसे बोलने की जरूरत पड़नी नहीं, क्लास में हम इतने एग्जाम्पल्स, इतने केसेस देखने वाले हैं, ठीक है, कि ये मान के चले कि कोई केस बचेगा ही नहीं। बैलेंस शीट अकाउंट्स की Y2 ईयर 2 में, हाँ, तो कैश बढ़ गया, मान लिया प्रॉफिट कैश में हुआ, प्रॉफिट क्रेडिट हो गया। मतलब अप्रोच कोई सी भी हो यार, अकाउंटिंग में तो डेबिट और क्रेडिट चलता है, तो अपन डबल एंट्री सिस्टम, डबल इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ भी समझेंगे ना एडवांस से एडवांस, तो आपको बहुत आसान लगेगा, सिंपल। मैं आपको एक बात बता दूं, आप जानते नहीं होंगे AS22 का एक खौफ होता है स्टूडेंट्स के बीच में, वैसे इंडेस 12 का भी है, लेकिन ये देख लो आप सिंपल वे में कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो दिक्कत नहीं होनी है। कैश डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट 1000 हो गया। ईयर 2 में अकाउंट्स में वो एक्सपेंस आएगा क्या? नहीं। और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बचेगा क्या? नहीं। जनरल असम्पशन यही होता है, अगले साल वो पे हो जाता है, जनरल असम्पशन यही होता है और होना भी चाहिए। तो यहां पे प्रॉफिट कितना हो गया? 1000। इनकम टैक्स वाले भी मान रहे हैं कि हाँ बॉस तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल हुआ है तुम्हारा प्रॉफिट, हम भी मानते हैं। इनकम टैक्स वाले क्या कह रहे हैं कि अब हम उसका डिडक्शन दे देंगे, तो इनकम टैक्स वाले उस एक्सपेंस का डिडक्शन दे देंगे। नील कितना अमाउंट था? 100, तो ये 900 प्रॉफिट आ गया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नील ही है ना, वो तो पे हो गया। और इनकम टैक्स में तो इससे मतलब नहीं पे हो गया, नहीं, उन्होंने डिडक्शन दे दिया, उनकी नजरों में कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है तभी तो, ठीक है। तो ये नील। सर ये इस साल पे नहीं होता, सर ये इस साल पे नहीं होता, अगले साल पे होता तो पॉसिबल है, तो इस साल पे नहीं होता। तो अकाउंटिंग में वो लायबिलिटी वैसी की भाई ईयर 2 है ना, ये डीटीए ऑलरेडी, डीटीए का ओपनिंग बैलेंस क्या था, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस बताए, डीटीए 30, तो ये डीटीए तो अभी भी है, ये ऐसे ही पड़ा रहता। रिवर्सल कोई नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा जरूरी है क्या? इनकम टैक्स वाले डिडक्शन कब देंगे? जब पेमेंट होगा, तो पेमेंट अगले साल होता तो अगले साल वो नील होता, ठीक है। तो खैर फिलहाल तो हमने मान लिया अगले साल ही पे हो गया, है ना। हम देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हम इंडेस 12 के बेसिक लेवल पर है, बहुत बेसिक लेवल पर। तो यहां पर ये हो गया डीटीए 30। अब क्या करना चाहिए बता दें। अब करंट टैक्स की बातें आएंगी। करंट टैक्स बोल दें 900 का 30% 270, तो एंट्री ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ये इनकम टैक्स की बैलेंस शीट का मेन पर्पस, पहला पर्पस तो ये भी करंट टैक्स निकल जाए। अब वो बैलेंस शीट अप्रोच से निकालो या जब पीएनएल अप्रोच से निकालो, टैक्स तो प्रॉफिट पे ही निकलेगा। हाँ, तो पीएनएल टू करंट टैक्स, तो करंट टैक्स में ये 270 आ गया। पीएनएल टू करंट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई, ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो करंट टैक्स नाम की लायबिलिटी आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स। अगली एंट्री में यही पास करवा देता हूं, करंट टैक्स पे कर दिया, वो तो पे करना ही पड़ता है, तो करंट टैक्स टू बैंक। सर नहीं किया हो तो लायबिलिटी बुक्स में रहेगी, उसमें कहां दिक्कत आ रही है, ये 0 हो गया। और यहां पे ये सीटी पेड है, करंट टैक्स पेड हो गया, तो ये 270 से कैश कम हो गया। और इंडेस क्या कहता है भाई, बैलेंस शीट अप्रोच कहती है सीए डीटीए डीटीएल के लिए आपको क्या चेक करना है, सीए ऑफ असेट या लायबिलिटी। ये सवाल लायबिलिटी का, तो सीए ऑफ लायबिलिटी कितनी है, यहां आपको जवाब देना पड़ेगा। लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट निल है, और टीबी
ये टीबी है साहब। टीबी ऑफ लाइबिलिटी क्या हो गया, क्या बात कर रहे हैं, टीबी ऑफ लाइबिलिटी नील। इनकम टैक्स वालों की नजरों में तो वैसे भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था, वो फिर तुम रिकॉर्ड करते चलो आउटस्टैंडिंग, ये एक्रूअल का नाटक तुम्हारी दुनिया में, मेरे घर में नहीं चलेगा ये। तो उन्होंने तो जब पेमेंट हुआ तभी डिडक्शन दिया है आपको। तो टीबी ऑफ लाइबिलिटी भी हो गई नील। तो भाई ना तो ग्रेटर है ना लेस है, तो ये तो इक्वल हो गया। तो जो इससे रिलेटेड डीटीए था वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पे डीटीए का रिवर्सल होगा। तो डीटीए तो असेट है, खत्म हो जाएगी क्रेडिट, असेट खत्म हो गई क्रेडिट, और ये पीएनएल में डेबिट। कितना आएगा बोले, 30 आएगा। फाइनल आंसर में 700। देख लें। हाँ मैं वही पूछ रहा हूं, करना क्या है, ठीक है। हाँ तो मैंने ऐसे ही नहीं लगाया था ब्रैकेट, क्लियर है ना, वो तो बिल्कुल सिंपल। भाई एंट्री क्या हुई है, डीटीए एसेट है, खत्म होगी क्रेडिट, रिवर्स होगी क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट होगा तो प्रॉफिट से कम होगा ना। तो बड़ी सिंपल बात है। मैं ये जरूर कहूंगा आपसे बार बार कि आपको अगर डीटीए डीटीएल की बैलेंस शीट अप्रोच से ही चलना है, तो जब तक हम 103 कर रहे हैं तब तक आप बार बार यही वाले जो 2-3 एग्जांपल 4 एग्जांपल मैंने कराए इन्हीं पे सोचें। क्लियर, तो ये बात क्लियर हो जाती है। चलें, तो मेरे हिसाब से अब हमें ये डीटीए डीटीएल का थोड़ा होल्ड करना चाहिए। आपकी इच्छा होगी, हमारी इच्छा होगी, मतलब इच्छा पे तो नहीं चलेंगे खैर, लेकिन हमारा एक बेसिक थीम क्या रहा, अल्टीमेटली हमने क्या कर लिया, हम क्यों कर रहे थे ये, मैं फिर कह रहा हूं, लिस्ट ऑफ नेट एसेट चाहिए होती है हमें एक्वायरी की बिजनेस कॉम्बिनेशन में, और उसमें इसका इंपैक्ट आएगा। क्लियर, तो चलिए, तो अब बात कर रहे हैं वापस से इंड एस 103 में आगे बढ़ने का समय थोड़ा सा यहां पर आ जाता है। हमने कौन कौन से अदर इंड एस का बेसिक्स देख लिया। इंड एस 28 इक्विटी मेथड समझी हमने, है ना। हमने इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब समझा, और उसका इंपैक्ट मैंने समझाया था कि क्या आने वाला है बिजनेस कॉम्बिनेशन पर। और हमने इंड एस 12 के बारे में थोड़ा सा ज्यादा दिल पे ले लिया, एक एग्जाम्पल नहीं 3 एग्जाम्पल कर लिए, वो भी बिफोर AS 22, आफ्टर AS 22 एंड बिफोर इंड एस 12 और इंड एस 12। ये पूरी अप्रोच हमने देखी, ठीक है। और आपको इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि हम इंड एस 12 जो कि एक बहुत ही महानतम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अगेन इंड एस है, वो हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम इसी तरीके से इंड एस 12 पढ़ने वाले हैं कि हर क्वेश्चन को प्रॉपर अप्रोच के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए खैर ये बिल्कुल क्लियर हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई नाउ आ जाओ यहां पर। तो बातें तो एक्विजिशन मेथड की चल रही है, नेट एसेट वाला मामला हो गया है। कंसिडरेशन की स्पेशल इश्यूज, जो स्पेशल इश्यूज थे इन कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, अब वापस से उन स्पेशल इश्यूज पर थोड़ा थोड़ा हम आते हैं, ठीक है। और मैं कुछ बातें अब आपको बताऊंगा, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें मैंने पहली बात तो कही थी कि भाई एक्वायरर ने एक्वायरी को अगर कैश अदर एसेट्स जो भी दी वो तो कंसिडरेशन है ही, और शेयर इशू कर दिए वो भी कंसिडरेशन है ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उसके अलावा और भी क्या दिया, डेफर्ड कंसिडरेशन, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। अलग अलग बातें हमने पढ़ी थी, तो हम वापस से थोड़ी बात तो यहां करते हैं कि जैसे एक बात आई डेफर्ड कंसिडरेशन की, डेफर्ड कंसिडरेशन की, ठीक है। तो डेफर्ड कंसिडरेशन जो है वो क्या होता है, जो फ्यूचर में दिया जाएगा, पर फ्यूचर में कंपल्सरीली दिया जाएगा। तो यहां पर मैं लेता हूं, सपोज
आफ्टर वन ईयर ₹3 लाख, आफ्टर 2 ईयर ₹3 लाख। हमने एक्विजिशन हो गया है, ये मैं ऊपर लिख देता हूं एक्विजिशन, ये एक कोई एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, ये एक्विजिशन हो गया। तो अब हम वो नाटक नहीं समझेंगे, एक्विजिशन हो चुका है, एक्वायरर एक्वायरी वो सारी बातें हो गई, डेट ऑफ एक्विजिशन हो गया है। कंसिडरेशन जो नॉर्मली है वो तो है ही, उसके अलावा 1 साल बाद ये है डेफर्ड कंसिडरेशन, और डिस्काउंटिंग की जो रेट है मैं 10% ले लेता हूं, डिस्काउंटिंग की रेट 10% ले लेते हैं। तो हमने एक्वायरी को वादा कर दिया कि भैया 1 साल बाद 3 लाख देंगे, 2 साल बाद 3 लाख देंगे। सर वो क्या देंगे? हाँ, उसमें भी कैश भी दे सकते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं भाई, लेकिन आज से 1 साल बाद देंगे। तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ डीसी कंसिडरेशन में कैश और सिक्योरिटीज के अलावा डेफर्ड कंसिडरेशन भी कंसिडरेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या होती है? पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। हां सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो यहां पर एक कॉलम हम ईयर्स का बनाएंगे, Y1 Y2, आज से 2 साल बाद, एक्विजिशन की डेट के 1 साल बाद 3 लाख देना है। सर ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन होती है प्रेजेंट वैल्यू वाली, और भगवान की कसम सर मन में इतना अच्छा फील आता है जब डिस्काउंट रेट 10% दी होती है, क्योंकि हमको वो फैक्टर थोड़े से याद रहते हैं, 0.9090, 0.8264। आज से 1 साल बाद जो 3 लाख रुपए हैं उनकी आज की वैल्यू, और आज से 2 साल बाद जो 3 लाख रुपए हैं उसकी आज की वैल्यू कितनी आ रही है? 272,700, 247,920, 520,620। ये क्या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन होगा? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बताइए। हमने इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले किया हुआ भी है, क्या ये कंसिडरेशन में जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, आपने जवाब दिया यस सर। थोड़ी सी मैं एंट्री याद दिला दूं, एक्विजिशन डेट पर एंट्री क्या पास होती है जी? हेलो, क्या एंट्री पास होती है? ऑल असेट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज। इन असेट्स में याद रखना इंडेमिनिफिकेशन असेट्स भी आएंगी, इन असेट्स में याद रखना वो जो एक्वायरी की कंटीजेंट लाइबिलिटी भी आ सकती है, तभी तो इंडेमिनिफिकेशन असेट बताया था, हमने पढ़ा है। और उसके अलावा टू कंसिडरेशन, टू एनसीआई एंड गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज, वो सब अपनी जगह वैसे ही है। तो उस टू कंसिडरेशन में ये भी तो जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन का पार्ट है, हाँ है, बिल्कुल है। ठीक, और फिर अगर मैं यहां कहूं तो कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, भाई वो एक्विजिशन की एंट्री जो होगी उसमें टू कंसिडरेशन तो आ ही जाएगा, कंसिडरेशन ड्यू तो करेंगे तो ये भी तो ड्यू करेंगे। तो कंसिडरेशन अकाउंट ये ओपन नहीं हुआ है, ये कंसिडरेशन अकाउंट क्लोज हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन अकाउंट 520,620 से ये एंट्री होगी। सर ये आपने पहली बार एंट्री कराई है डेफर्ड कंसिडरेशन की, इसको मैं कहूंगा इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन एक्विजिशन की डेट पर जब हम कंसिडरेशन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए टोटल कंसिडरेशन 10 लाख रुपए होता, 520,620 तो डेफर्ड कंसिडरेशन है, बाकी कैश है,
कंसिडरेशन क्रेडिट 10 लाख से होता, फिर कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू कैश तो बचा हुआ हो जाता, और ये अभी देना बाकी है फ्यूचर में। ये इनिशियल रिकॉग्निशन हुआ है। इज दिस क्लियर टू यू? मैं यहां पे एक बार फिर बोलूंगा, ये कंसिडरेशन का अकाउंट ओपन हुआ है कि क्लोज हुआ है? हाँ, ये अकाउंट बंद हुआ है। ओपन तो वो ऊपर नेट एसेट वाली एंट्री में ही हो जाता है। ये कॉमन सेंस है, इसलिए दिमाग में रखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना लिख लो, हो गया, ये अकाउंट क्लोज हुआ है। अब मैं यहां पे बात करता हूं कि भाई ये तो इनिशियल रिकॉग्निशन है, इसका सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग भी तो मुझे आनी चाहिए। सर ये तो पोस्ट बीसी होगी ना? हाँ, ये पोस्ट बीसी होगी, ये तो एट बीसी तो हो रही है, ये पोस्ट बीसी होगी। तो सर फिर इस पे तो इंडेस 103 नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं लगेगा, तो सर फिर क्या लगेगा? तो यार या तो कोई और इंडेस लगेगा, और नहीं तो कॉमन सेंस तो लगेगा ही, जनरल नॉलेज तो लगेगा ही। और हम जानते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बीच में, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट का होता है। किसका होता है? इंटरेस्ट का। और सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग के लिए मैं यहां पर आपको एक लाइबिलिटी फॉर डीसी का अकाउंट ओपन करवाऊंगा, ताकि हमें एक एक चीज क्लियर हो कि हो क्या रहा है। और यहां पे लाइबिलिटी फॉर डीसी में मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूंगा 520 620। इसमें से कुछ पैसा मुझे 1 साल बाद देना है, कुछ 2 साल बाद देना है। 520 620 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऊपर लायबिलिटी क्रेडिट हुई है ना, ठीक है। चलिए, तो प्रेजेंट वैल्यू है ये। एक्चुअल पेमेंट कितना होगा ये बता सकते हैं? ओवरऑल 6 लाख का होगा ओवरऑल। तो अब हमें यहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फिर अगर थोड़ा सा भी, मैं किसी इंडेस का नाम नहीं ले रहा हूं, हालांकि एक इंडेस है, खो गई ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी जैसे है तो है ये, लेकिन ठीक है, हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट, अरे हमने 10% से डिस्काउंटिंग की थी ना, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाने को डिस्काउंटिंग कहते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाने को कंपाउंडिंग कहते हैं। तो भाई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, और लाइबिलिटी फॉर डीसी नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट। ये 520 620 का 10% निकालिए, 52062, और इंटरेस्ट में आके 52062। ये कॉमन सेंस है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। इंटरेस्ट कहां जाएगा सर? मैं इसको पीएनएल में भेज देता हूं, और क्या, इंटरेस्ट पीएनएल में चला जाएगा। और टू कैश कितना होगा फिर? भाई मुझे इंटरेस्ट को, मैंने लाइबिलिटी में क्यों, मैं इंटरेस्ट टू कैश भी कर सकता था। भाई मुझे प्रेजेंट वैल्यू भी पे करनी है, और जो उसका अल्टीमेटली मुझे फ्यूचर वैल्यू पे करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट मिला के पे करना है। अल्टीमेटली मैं उसको, उस फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट में तो बांट रहा हूं। तो मैं डायरेक्टली भी एंट्री कर सकता था इंटरेस्ट टू कैश, और इधर उसकी प्रेजेंट वैल्यू का पेमेंट करता। प्रेजेंट वैल्यू 520 620 में कितनी प्रेजेंट वैल्यू थी बताए? 270 700 पहले साल की। तो टू कैश बता दीजिए, ये 3 लाख ये पेमेंट हो गया, और कैरीड डाउन बैलेंस मुझे बता दीजिए कितना? 272,682। ये पहला साल खत्म हो गया। ये ब्रॉट डाउन सेकेंड ईयर में 272,682। और उसके बाद ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा याद रखना, राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आता है, क्योंकि मैंने जो वीवी फैक्टर लिए हैं वो 0.909 लिया है, वो बहुत लंबे फैक्टर्स आते हैं। खैर एक बार तो मैं कैलकुलेट करूंगा। इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा, मुझे ये थोड़ी पे करना है, मुझे तो अल्टीमेटली फ्यूचर वैल्यू पे करनी है। इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, लाइबिलिटी फॉर डीसी बढ़ेगी क्रेडिट। तो 272,682 का 10% निकालें। 272
27,268 और ये पीएनएल में चला जाएगा 27,268। जरा ध्यान देना 1 मिनट के लिए। यहां कैश कितना लिखना है मुझे बताइए। 3,00,000। अरे कैश तो 3 लाख ही जाएगा ना, लाइबिलिटी कितनी बचेगी साहब, निल। तो मैं ये कहता हूं ये लास्ट ईयर का इंटरेस्ट जो है ना, इसको पहले आपको बैलेंसिंग फिगर लिखना चाहिए। वो 27,268 नहीं आएगा, कुछ और आ रहा होगा, थोड़ा बहुत 25-50 रुपए कोई डिफरेंस आ रहा होगा। कितना आ रहा है अमाउंट, 27,318। ये बैलेंसिंग फिगर है। मैं यहां इसको लिख लेता हूं सिमिलर टू 27,268। क्या मेरी भावनाओं को समझ गए आप, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो डेफर्ड कंसिडरेशन की हमने अकाउंटिंग सीखी, इनिशियल अकाउंटिंग एट बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होगी, और हमने आगे का विजन भी तैयार कर लिया। आपको पता ही नहीं चला, इंड एस 109 लगा दिया मैंने, क्योंकि अल्टीमेटली तो लाइबिलिटी है, मुझे कैश में पे करनी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग पर इंड एस 109 लगता है। इंड एस 109 इन्वेस्टमेंट्स पर भी लगता है। कई लोग, हमने इसके पहले कई बार लिखा है इंड एस 109, तो इन्वेस्टमेंट भी फाइनेंशियल एसेट है। ऐसे इंड एस 109 102 क्या है, व्हाट इज इंड एस 102, शेयर बेस्ड पेमेंट। इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर फर्स्ट कंसोलिडेशन। इंड एस 110 फर्दर कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी। इंड एस 28 इंड एस 28 एसोसिएट्स इक्विटी मेथड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसोसिएट के इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग। इंड एस 27 की बात करें तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एसोसिएट जॉइंट वेंचर, याद आ रहा है। खैर, इंड एस 109 is applicable on accounting recognition measurement of financial instruments and financial instruments are financial assets, financial liabilities। और खैर फिर 109 की कहानी, तो 109 की कहानी नहीं, 109 की दास्तान होती है। कहानियां तो छोटी मोटी होती हैं, ये जो इंड एस 3 कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये कहानी के साथ साथ दास्तान है। मतलब चले, तो ये आपको सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग भी समझ में आ जाती है कि ऐसा ही होगा और क्या। हालांकि एक शब्द का यूज कर लेता हूं, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मनी की टाइम वैल्यू होती है, और मनी की वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है, इन्फ्लेशन में बढ़ती जाती है। तो डिफरेंस सिर्फ ब्याज का ही तो होता है। आज जो अमाउंट है वो 1 साल बाद ज्यादा हो जाएगा, तो क्यों, क्योंकि बाजार में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हटा दूंगा तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ही नहीं। हो गया। तो हमने ये किसकी बात कर ली जी, डेफर्ड कंसिडरेशन की। तो ये एंट्रीज क्या हुई जरा बताएंगे, इसकी एंट्रीज हुई क्या। पूरी एंट्रीज हर साल नहीं, ईच ईयर एक बार लिख लेना, अमाउंट छोड़ देना। यस, क्या एंट्री हुई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर डीसी, ठीक है ना भाई। ये वही वाली बात है, लोन का इंटरेस्ट है तो या तो इंटरेस्ट टू कैश कर दो और लोन का प्रिंसिपल लोन टू कैश कर दो, और या पहले इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन कर दो, तो वो इंटरेस्ट भी लोन में चला जाएगा, और लोन और इंटरेस्ट मिलाकर लोन टू कैश कर दो। बात तो वही हुई ना। इसलिए आपको आना चाहिए हाउ टू मेक द एंट्रीज, रटना नहीं है आपको, हाउ टू मेक द एंट्रीज। लॉजिकल है यार, सब कुछ बहुत लॉजिकल है। इंटरेस्ट टू लाइबिलिटी, पीएनएल टू इंटरेस्ट, और लाइबिलिटी फॉर डीसी टू कैश। ये एंट्री पास हम जनरली कॉमन सेंस, कोई स्पेशल केस हो, कोई स्पेशल बात हो, कोई स्पेशल एडजस्टमेंट हो तो वो बात अलग है, लेकिन एक जनरल अभी बात, हम बहुत जनरल बात कर रहे हैं तो ये आ जाता है। और आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई यहां पर ये पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन की बातें हो रही थी।
हो गया इतना। चलिए, डीसी के साथ साथ हमने कंसिडरेशन में किसकी बात की थी स्पेशल इशू में? कंटिंजेंट कंसिडरेशन, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, सीसी की बात की थी कि नहीं? इसमें और डीसी में अंतर क्या था? ये भी देते फ्यूचर में है, लेकिन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। जनरली ये किसको दिया जाता है? एम्प्लॉय शेयर होल्डर को, जो शेयर होल्डर भी है और एम्प्लॉय भी। तो उसको हम कुछ देने की बात कर रहे हैं भविष्य में, वो कहला रहा है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। ध्यान से सुन लें। और उसमें भी हम उससे कह रहे हैं कि भाई तेरे को तभी देंगे जब फ्यूचर सर्विस तू हमें कुछ देगा, तो फिर वो एम्प्लॉय कैपेसिटी में होगा, तो फिर वो कंटिंजेंट कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं होगा। फिर भैया वो तो एम्प्लॉय कैपेसिटी में देंगे, तो जब एम्प्लॉय कैपेसिटी में दे रहे, दे तो बाद में ही रहे, वैसे ही पोस्ट बीसी है, और जो है फ्यूचर सर्विस के लिए उसे हम दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, वो तो एम्प्लॉय बेनिफिट की तरह है। अगेन इंड एस 102 की बातें, भाई इंड एस 102 इसी बात पर तो है, शेयर बेस्ड पेमेंट्स पर, ठीक है। खैर, तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन ये है। तो भैया अगर एम्प्लॉय कैपेसिटी है, एम्प्लॉय कैपेसिटी में दिया, ये जनरली किसको दिया जाता है? एम्प्लॉय शेयर होल्डर को। तो आप देख रहे हैं कि हमने नेट एसेट में डीटीए डीटीएल देख लिया, और कंसिडरेशन को हम वापस से एक डिटेल प्रोसीजर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, सत्ते पे सत्ता, एक्विजिशन मेथड की 7 स्टेप, और उसमें मेन स्टेप जो कंसिडरेशन है उसमें 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एम्प्लॉय शेयर होल्डर को दिया जाता है, एम्प्लॉय कैपेसिटी में दिया, तो नॉट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं है, वो कंसिडरेशन का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। और इसमें जो अकाउंटिंग होगी वो देखते हैं। एम्प्लॉय कैपेसिटी की बात कर रहे थे, और यहां पर शेयर होल्डर कैपेसिटी की बात करें यदि, कि भाई हम इस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, और भले ही वो शेयर होल्डर है, एम्प्लॉय भी है आपका, भविष्य में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये कर दिया वो कर दिया, प्रॉफिट बढ़ा दिया, जो भी रीजन है, ठीक है। हमने बात की शेयर होल्डर कैपेसिटी में, कंपनी प्रॉफिट बढ़ा दिया, नहीं प्रॉफिट बढ़ा दिया तो हम ये एम्प्लॉय से बोल रहे हैं कि काम कर, नहीं, एम्प्लॉय की बात नहीं आ रही है। हमने कोई कुछ भी कंडीशन रख दी कि कंपनी की नेट एसेट्स इतने से बढ़ जाएगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हम तुम पे ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहे एम्प्लॉय पे, ठीक है ना भाई। एम्प्लॉय को भी बोला जा सकता है कि आप काम करो, हमने एसबीपी में आपको बताया था। खैर, तो ये शेयर होल्डर कैपेसिटी में है, बहुत ज्यादा सोचने वाला विषय अभी है नहीं फिलहाल, नॉट, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। और यहां पर मैं एक बात बताऊंगा आपको कि ये कंसिडरेशन का पार्ट होगा एट फेयर वैल्यू। ऑब्वियसली सारे इंडेज जो है वो फेयर वैल्यू को सपोर्ट करते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से कहा गया कि भाई अल्टीमेटली जो आज की फेयर वैल्यू है उसी पर रिकॉर्ड उस लायबिलिटी को करना है, ठीक। तो से ₹3 लाख ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो इनिशियल अकाउंटिंग क्या होगी? इनिशियल अकाउंटिंग जो नेट एसेट वाली एंट्री होगी वो तो 8BC है, जो कंसोलिडेट करने पर नेट एसेट होता है, वो एंट्री अब दिमाग में रखना है सबको। नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू कंसिडरेशन टू एनसीआई और गुडविल और जीओबीपी में से कुछ, इतना तो हम समझ सकते हैं। तो वो एंट्री दिमाग में रखें, क्योंकि उस एंट्री में जो टू कंसिडरेशन है, उस कंसिडरेशन में 3 लाख आएगा कि नहीं आएगा ना, उस कंसिडरेशन में 3 लाख भी तो आएगा। तो अब इनिशियल अकाउंटिंग हो रही है एट बीसी, एट बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो यहां पर अगली यहां मैं लिख देता हूं कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी
फॉर सीसी 3 लाख। ठीक है, कंसिडरेशन अकाउंट ओपन हुआ है कि बंद हुआ है? ये क्लोज हुआ है। जो नेट एसेट टेक ओवर कंसोलिडेट करने वाली एंट्री में पूरा कंसिडरेशन अकाउंट क्रेडिट में ओपन होता है लायबिलिटी, और कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू डेफर्ड कंसिडरेशन, टू कंटिंजेंट कंसिडरेशन, जो भी देंगे वो ये हो जाएगा लायबिलिटी फॉर सीसी। ठीक है। और इसमें कोई प्रेजेंट वैल्यू आएगी क्या? नहीं, इसमें क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू, अरे ये तो क्लियर ही है ना, इतना ही देना है। ये तो लायबिलिटी की फेयर वैल्यू है, तो पीवी की बात ही नहीं हो रही है ना, क्योंकि ये तो शायद नहीं देना पड़े। सर नहीं देंगे तो क्या होगा? रिवर्स कर दूंगा बाद में, और तो क्या होगा, रिवर्सल ही हो जाएगा, है ना। तो इसमें जरा थोड़ा सा हमें सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग की बात करनी पड़ेगी, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, और इसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे आज, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको। हालांकि सब कुछ लॉजिकल है, लेकिन यहां मैं इंडेस 109 का नाम आपके सामने लूंगा। ठीक है, इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ते पढ़ते, इवन मैंने तो बार बार आपसे कहा है कि कोई भी इंडेस पढ़ेंगे दूसरे इंडेस के रेफरेंसेस आने ही आने हैं। बस वो जो बिल्कुल ही बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है ना, इन्वेंट्री, पीपीई, है ना, A16 आप पढ़ते थे, बोरोइंग कॉस्ट, है ना, वैसे कुछ जो बेसिक स्टैंडर्ड है बिल्कुल ही इंटर लेवल के जिसको हम कह सकते हैं, वहां जरूर है कि क्रॉस इतना आता नहीं है, आ तो वहां भी सकता है, लेकिन जो एडवांस अकाउंटिंग इंडेस है वहां तो आपको इस अप्रोच को दिमाग में रखना ही पड़ेगा बॉस, की सबके साथ सब पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जब हम 109 पढ़ेंगे वहां बिजनेस कॉम्बिनेशन की बातें होंगी, जब हम इंडेस 12 देखेंगे आप तो वहां बिजनेस कॉम्बिनेशन की बातें होंगी। बात खत्म ही नहीं होगी कभी आपके, मतलब जब तक ये सिलेबस चल रहा है तब तक आपको हर इंडेस सुनना है ना। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग की बात करें तो यहां पर मैं एक बात बोलूंगा, डिपेंड्स ऑन वेदर पेड इन कैश और इक्विटी शेयर्स। वो एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स है ना, तो उनको कैश भी दिया जा सकता था और इक्विटी शेयर भी दिया जा सकता था। भाई डेफर्ड कंसिडरेशन तो कंफर्म देना ही था, आज ही तक इतना देंगे, तो वो तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो लेनी है, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वहां कोई केस बना ही नहीं, इसलिए कैश फ्लो लिया और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू पे अकाउंटिंग कर ली। तो यहां पर तो भैया डिपेंड्स ऑन वेदर पेड इन कैश और इक्विटी शेयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहां मानता हूं केस 1, केस 2 पेड इन कैश, ऐसा मैं मान लेता हूं। चलो एंट्री बोल दो ना, हाँ जब भी पे करेंगे तब की सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग की, ये भैया पोस्ट बीसी है, इसका इंडेस 103 से कोई लेना देना नहीं है, तो पोस्ट पीसी है। इंडेस 103 में इसका जिक्र जरूर है, ऊपर वाले का तो जिक्र भी नहीं था, तो मैंने करा दिया क्योंकि वो तो नॉर्मल बात थी कि आपको फ्यूचर में कैश पे करना है तो फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ये बात लिख दी, ये बात इंडेस 103 में लिख दी, फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, पर उसकी अकाउंटिंग हमने कर ली। यहां पर बताएं पेड इन कैश, लायबिलिटी टू कैश, लेकिन ये फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, तो फेयर वैल्यू चेंज पॉसिबल है कि नहीं? एफवी चेंज पॉसिबल। अरे भाई वो 3 की 3.5 वैल्यू हो गई, फेयर वैल्यू होना निकालना है ना हमें। उस भाई क्या होता है ऐसा कि भाई अगर कंपनी का प्रॉफिट 20% से बढ़ गया तो हम 2 लाख रुपए देंगे, उस हिसाब से उतने एक्सेस प्रॉफिट का उतना % देंगे, है ना। लेकिन अगर 20% से बढ़ गया तो उतना % देंगे, अगर 40% से बढ़ गया तो कितना % देंगे, तो उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो सकती है ना,
कुछ भी हो सकता है। तो फेयर वैल्यू चेंज, फेयर वैल्यू चेंज, यहां पर जब जब फेयर वैल्यू की बात, इन डेज पढ़ रहे हैं, फेयर वैल्यू का दिमाग में रखना कि ये फेयर वैल्यूएशन है। मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बता दिया था कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे इन डेज चलता है भाई, जो फेयर वैल्यू है वो देना है। तो फेयर वैल्यू चेंज पॉसिबल होगा। तो मैं आपसे एक जनरल बात पूछता हूं, 3 लाख के बदले में 3.5 लाख दिए, तो लाइबिलिटी डेबिट 3 लाख, कैश क्रेडिट 3.5 लाख, 50,000 ज्यादा दिए, लॉस है। 50,000 ज्यादा लाइबिलिटी में ज्यादा देते हैं तो लॉस है, कम देते हैं तो प्रॉफिट है, तो लॉस है। लॉस कहां जाएगा सर? पीएनएल में जाएगा। सर ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, हाँ बिल्कुल है। तो सर इस पे इंडेस 109 लगेगा, हाँ लग जाएगा। अब मैं इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं आपको इंडेस 109 बोलूं या ना बोलूं, नंबर है वो तो एक सिर्फ अब आपके लिए, लेकिन होगा तो सही। तो ये चीजें सब सारी चीजें वहां पे आएगी। तो सारे बड़े बड़े इंडेक्स का बेस तैयार यहीं पे हो रहा है। तो एफवी चेंज पॉसिबल। तो ये यहां पर आज आपको एक नया शब्द देता हूं, FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फेयर वैल्यू है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। अभी आपने ही थोड़ी देर पहले कहा था सर इसको पीएनएल में ले जाएंगे हम, तो ये इसको फेयर वैल्यू चेंज है ना, इसलिए एफवी वर्ड यूज किया, और ये पीएनएल में जाएगा इसलिए पीएनएल यूज किया। और ये चेंज किसके थ्रू बैलेंस शीट तक पहुंचेगा? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फेयर वैल्यू, अरे अल्टीमेटली तो बैलेंस शीट में ही जाना है उसको, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अकाउंटिंग नहीं, आज मैं इसकी एंट्री अभी नहीं लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि कोर इंडेक्स 109 का विषय है, तो वहां सीख लेंगे। वैसे एंट्री आ गई, कंसिडरेशन अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी डिफरेंस होगा पीएनएल, उसमें आ गई एंट्री। मैं नहीं लिखवा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि नहीं आई, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है, पर आज एक इंडेक्स नंबर यहां पे लिखवा देता हूं मैं आप। और मेरे लिखवाने से कुछ भी नहीं होगा। जब 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 फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होगी, तब 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 क्या होगा? आएगा ही हो। तो मेरे और आपके सोचने, कहने, सुनने, समझने से क्या होगा? ठीक है। पेड इन कैश। अब यहां पे पेड इन इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है। यहां पर आपको एक नई चीज थोड़ा सा सुनने को मिलेगी। इसमें मैं आज आपको 2 बातें बता रहा हूं। ये पोस्ट बीसी की बातें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन के सवाल में ये सवाल पूछा जा सकता है। भाई एक बड़ा सवाल आपके सामने जब आया, उन्होंने एक्विजिशन के वक्त की बैलेंस शीट पूछ ली, वो बना दी, ऑल्सो पास फर्दर एंट्रीज, जो कुछ लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे दी, तो करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा एक जनरल आइडिया ले रहे हैं। हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्विजिशन अकाउंटिंग पर ही है अभी, लेकिन एक जनरल आइडिया हम लेते चल रहे हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं, ताकि एक बोलते ना वो आपका एरिया बढ़ना चाहिए, कुएं के मेंढक नहीं बनना अपने को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम ये इंटर तक तो अच्छा लगता है कि जब हम ब्रांच पढ़ रहे हैं तो दिमाग पूरा ब्रांच पे ही चल रहा है, ब्रांच अकाउंटिंग, ये कोई भी टॉपिक, लेकिन अब आपको रिलेटिव स्टडी करनी चाहिए। चलिए ये हो गया। तो भाई पेड इन इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है, क्या इशू कर रहा है? इक्विटी शेयर। इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स भी हो सकते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स भी हो सकते हैं, और वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स भी हो सकते हैं। फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स भी हो सकते हैं। भाई हम ये भी कह सकते हैं ना कि भाई ये 3 लाख रुपए हैं, ठीक है, कितने हैं? 3 लाख रुपए तो मैंने बता दिया, तो ऐसा नहीं है, 3 लाख तो वैल्यू दे दी, अभी हमने फेयर वैल्यू भी निकाला। हम भविष्य में आपको कंफर्म 2000 शेयर देंगे ही देंगे। कितने देंगे? 2000 शेयर देंगे, वो फिर फेयर वैल्यू उस हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। भाई 3 लाख है, अभी 30,000 शेयर 10 रुपए वाले, 30,000 शेयर देंगे ही देंगे, बात खत्म हो गई। ये 3 लाख आ गई ना, वैल्यू भी आ गई, 30,000 शेयर देंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। फेयर वैल्यू पे होगा 16 रुपए होगा, तो वो अमाउंट बढ़ जाएगा तो प्रीमियम में चला जाएगा। एंट्री के बारे में नहीं सोचना भी कि भविष्य में एंट्री क्या होगी, क्योंकि मैं कोरली पहले बता दूं आपको कि ये जो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग में अभी बता रहा हूं, इसकी एंट्री प्रॉपर अकाउंटिंग हम जब सीखेंगे वो इंडेस 109 में सीखेंगे।
पर यहां पे एक क्लैरिटी, एक दिमाग में एक विजन आना चाहिए कि भाई, और ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि नहीं कि 10,000 शेयर देंगे फिक्स नहीं है, ठीक है। उस दिन जो भी शेयर की वैल्यू होगी, उस दिन जो भी शेयर की वैल्यू होगी उस हिसाब से 3 लाख रुपए दे देंगे, 3 लाख रुपए ही दे देंगे। तो भैया उस दिन अगर 10 रुपए का होगा तो 30,000 शेयर है, 20 रुपए का होगा तो 15,000 शेयर है। शेयर वेरिएबल हो गए कि नहीं? क्लियर? तो यहां पर एक बात ध्यान रखें, इसको फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स को की बात अगर आ गई, तो जब भी आप किसी लायबिलिटी का पेमेंट इक्विटी शेयर्स में कर रहे हैं और आपने इक्विटी शेयर के नंबर फिक्स कर दिए, तो उसको इंड AS 109 में कहा गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्या कहा गया? ये प्योरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही है, EI बोलते हैं इसको। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स वेरिएबल कर दिए, तो दे तो आप शेयर रहे हो, लेकिन वो तो वेरिएबल है ना। आपने अल्टीमेटली, भाई मैंने आपको बोला कि मैं 4 लाख रुपए दूंगा, ठीक है ना, उस दिन जो भी शेयर का भाव होगा उस हिसाब से, तो मैं दे तो आपको 4 लाख रुपए रहा हूं, अल्टीमेटली 4 लाख ही दे रहा हूं ना। उसके बदले में शेयर दे रहा हूं कि घड़ी दे रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ गया? ठीक है ना। मैंने आपसे कहा भैया मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा, ठीक है, 2,000 रुपए दूंगा आपको मैं। एक्चुअली व्हाट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी? जो देना ही है। मैंने आपको बताया था, एक जमाने में 4 चीजें होती थी, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। लेकिन अब एसेट और कैपिटल भी लायबिलिटी थी, पर हम उसको लायबिलिटी बोलते थे। लेकिन अब एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस तो है ही, इक्विटी अलग है। और इक्विटी का मतलब होता है रेसिडुअरी इन नेचर। क्या होता है? ये सारी बातें इंड AS 109 में बहुत डिटेल में आने वाली है। लेकिन इक्विटी का मतलब होता है रेसिडुअरी इन नेचर। अगर इक्विटी की वैल्यू की बात करूं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, वैल्यू। रेसिडुअरी मतलब बचा कुचा, बचा कुचा मतलब बचेगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पर व्हाट इज लायबिलिटी? आपको पता होना चाहिए। जनरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पैसे देना ही है। अब चलो प्रेफरेंस को एक बार छोड़ देते हैं, अभी उसकी चर्चा अलग करना है। डिबेंचर, पैसे देना ही है, लायबिलिटी है बॉस, क्या है, ठीक है। और वैसे भी हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको एक बात बताई थी कि वो जमाने गए कि प्रेफरेंस शेयर इक्विटी होता है, वो लायबिलिटी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इक्विटी अलग है और फाइनेंशियल लायबिलिटी अलग है। अब इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया गया था, ठीक है कि नहीं। डिबेंचर इक्विटी भी हो सकता है, डिबेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकता है। ये सारी चर्चा इंड AS 109 में होगी। तो भैया फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए ना आपने, तो आपने नंबर ऑफ शेयर्स को फिक्स कर दिया, तो उसको इंड AS 109 में कहा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्या कहा? तो फिर यहां पर लिखेंगे, ये मैं सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा इस वाले टॉपिक को मैं यहां लिखवा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ये जो हम कॉपी बनाते हैं, जो नोट्स मेंटेन करते हैं, और यही नोट्स का PDF भी आपको मिलेगा, पूरा एक प्रॉपर बना के ढंग से फेयर करके, तो वो एग्जाम के एक दिन पहले काम का है। तो मेरा पर्पस है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप इस चीज को यहीं पढ़ें, इसलिए मैं यहां लिखवा रहा हूं। वरना मैं लिखवा देता भाई सब्सिक्वेंट इक्विटी वी विल डिस्कस लेटर इन इंड AS 109, तो मेरा टेंशन ही खत्म हो जाता। लेकिन थोड़ा सा यहां पर, तो इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहा गया, और यहां पर बोलते हैं नो रीमेजरमेंट। नो रीमेजरमेंट, ये इंड AS 109 कहता है कि इसका कभी रीमेजरमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे मैंने कैश वाले केस में कहा था ना आपसे, कैश वाले केस में क्या कहा था कि भाई 3 के 3.5 भी हो सकते, 2.90 भी हो सकते, FVTPL। इसमें वो केस की बात ही नहीं हो रही है, वो रीमेजरमेंट हो गई नहीं। जो भी अमाउंट के हिसाब से जो भी नंबर फिक्स करने थे आपने कर दिए, फेयर वैल्यू चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, फेयर वैल्यू को चेंज हो सकती है, पर इंड AS 109 कहता है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के केस में रीमेजरमेंट होना ही नहीं है। तो आपकी लायबिलिटी फिक्स कर दिया आपने, वो पेमेंट हो जाएगी। एंट्री क्या होगी? तो वो देखो, एक जनरल एंट्री तो क्लियर होना चाहिए ना, लायबिलिटी डेबिट होगी और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी, होना तो वही है। पर अमाउंट क्या होगा, क्या होगा, वो तो जो है हमने कह दिया कि रीमेजरमेंट होगा नहीं।
तो एक जनरल आइडिया आपने ले लिया, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए, वेरिएबल। तो ये एफएल है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ये क्या कहलाती है, अरे मैंने कह दिया ना आपसे कि 3 लाख रुपए दूंगा, ठीक है ना, उस दिन जो भी शेयर की वैल्यू होगी उतने शेयर दूंगा। आज की फेयर वैल्यू 3 लाख है, ठीक है, और उस दिन जो भी शेयर की वैल्यू होगी उतने शेयर दे दूंगा। तो भैया अगर उस दिन 10 रुपए वैल्यू होगी तो 30,000 शेयर, 20 रुपए वैल्यू होगी तो 15,000 शेयर, ऐसी तो आएगा। तो नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल कर दिए, तो फर्क क्या पड़ा, मैं नंबर क्या दूंगा, अमाउंट तो पहले ही फिक्स कर चुका हूं मैं, अमाउंट तो मैं, तो जब भी फिक्स हो जाती है चीजें कि इतना देना है तो वो लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाता है। अगर मैं जनरल भाषा में कहूं, पुरानी बचपन की भाषा में, तो डिबेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी है, देना ही है। आपने इशू करते वक्त ही प्रॉस्पेक्टस में लिख दिया इतने पैसे देंगे, और इररिडीमेबल डिबेंचर कुछ होते नहीं है, प्रीमियम पे देंगे, डिस्काउंट पे रिडीम करेंगे, देंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी। और इक्विटी के लिए आप क्या कहते थे, जो बचेगा वो देंगे। कंपनी जब लिक्विडेट होगी, डिसॉल्व होगी, तो फिर जो आखिरी में बचेगा तो ही तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कम बचेगा कम देंगे, ज्यादा बचेगा ज्यादा देंगे, मतलब रेसिडुअरी। अरे इक्विटी मतलब तो बिल्कुल वो होता है ना कि लड़की की शादी है तो बिल्कुल लड़की के बिल्कुल क्लोज घर वाले आखिरी में खाना खाएंगे, बचेगा तो पहले प्लेट थोड़ी लगा लेंगे। पहले कौन प्लेट लगाएगा, भाई जो बाहर के मेहमान आए उनको मिलेगा। जब बटेगा तो किसको मिलेगा, बाहर वालों को मिलेगा, फिर बारातियों को मिलेगा, फिर घर वाले खाएंगे, और क्लोज बिल्कुल लास्ट में खाएंगे। बचेगा तो भाई, शुरू से अपन नहीं अपने घर की शादी खुद ही प्लेट लगा के घूम रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो वो वाली बात है, क्लियर। तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये क्या है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी तो पूरे इंडेस ही जो चलते हैं वो चलते हैं अगेन, ठीक है। अगर कोई फेयर वैल्यू चेंज है, अगर कोई फेयर वैल्यू चेंज है तो वो किसके थ्रू जाएगा, एफवीटीपीएल। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इंडेस 109, इंडेस 109 के हिसाब से चलेगा। खैर यहां पर मेरा आपको इसको सिर्फ एक नोट कराने का पर्पस था। अगर मैं स्टूडेंट के माइंडसेट से सोचूं, स्टूडेंट माइंडसेट से अगर मैं सोचता हूं, तो मेरे को बिल्कुल लगता है कि भाई एक हल्का सा कुछ 109 को लेके पिक्चर बनाने की कोशिश करते हो, बनेगी नहीं, क्योंकि वो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपने आप में बड़ा इंडेस है। लेकिन एक जनरल बात समझ में आ जाती है कि बॉस सीधी बात है, ये सब छोड़ो नाटक। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में तो कोई रीमेजरमेंट अलाउड नहीं है। जो मैं चाहता हूं अभी आपको ध्यान रखना कि अगर आपने इस कंटिंजेंट कंसिडरेशन का पेमेंट किसमें किया, कैश में या शेयर्स में। शेयर्स में दो केस, फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फिक्स्ड जब होता है शेयर्स पेमेंट तो उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और उस केस में रीमेजरमेंट अलाउड नहीं है। तो जो लायबिलिटी है वो तो पे हो जाएगी, शेयर्स में हो जाएगी। लेकिन बाकी सारे केसेस में रीमेजरमेंट अलाउड है, बाकी सारे केसेस में रीमेजरमेंट अलाउड है। और रीमेजरमेंट अगर अलाउड है तो फेयर वैल्यू में चेंज आ सकता है, फेयर वैल्यू में चेंज आएगा तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा पीएनएल में जाएगा, बात खत्म। ये अभी इतना क्लियर होना चाहिए। और इससे आपको एक नई जानकारी क्या मिली वो बता देता हूं कि आपने एक बात तो समझ ली कि कंसिडरेशन अगर शेयर्स में होता है और अगर फिक्स्ड पेमेंट है, फिक्स्ड शेयर्स है, तो उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये केवल एक जनरल नॉलेज के लिए था, यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, और कुछ नहीं, इस पे दो दो तीन तीन, केवल इसी पॉइंट की बात करूं तो एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, और नहीं तो 4 नंबर का 3 नंबर का जो भी एक छोटा क्वेश्चन है वो आ सकता है ना, सिंपल, कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन का 3 लाख तक कैश में पे करना है, 3.5 लाख डिफरेंस का क्या करना, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो थ्रू एफवीटीपीएल, थ्रू वो एफवीटीपीएल वर्ड मेरे को याद बताना था आपको। मैंने बताया ना कुछ इनकम पीएनएल में, पीएनएल पार्ट में जाती है, कुछ ओसीआई पार्ट में जाती है। अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं एफवीटी ओसीआई, एफवीटी ओसीआई। तो उसमें क्या दिक्कत आ रहा है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। भाई 100 रुपए की चीज 150 की हो गई, 50 का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने आपको पहले ही एक विजन तो दे ही दिया ना कि भाई कुछ इनकम पीएनएल में, पीएनएल पार्ट में जाती है, पर पीएनएल में आजकल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का सेक्शन होता है, उस कुछ इनकम वहां भी जाएगी। हम उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई कैसे क्लासिफाई करना है इनको, कहां जाने वाला है। तो एक जनरल क्लासिफिकेशन तो मैंने दे ही दिया आपको कि भाई पीएनएल में जो जाना है वो तो हमें पता ही होता है, एक जनरल आइडिया है। लेकिन हाँ, रिवैल्यूएशन की बात करी मैंने आपसे एफसीटीआर की बात करी, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती है।
ठीक, तो मैं यहां पर एक रिव्यू आपको दूंगा वापस से। डेफर्ड कंसिडरेशन है इनिशियल अकाउंटिंग, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। कंटिंजेंट कंसिडरेशन है इनिशियल अकाउंटिंग, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। ठीक है, चूंकि डेफर्ड कंसिडरेशन में कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू लेनी थी, तो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग बड़ी सामान्य थी, जो हम बिना किसी नंबर इंडेक्स की बात करें मैंने कर दी, हालांकि उस पर भी इंडेक्स लग रहा है। और यहां पर कंटिंजेंट कंसिडरेशन की जो अकाउंटिंग है वो डिपेंड करती है, आप दोगे नहीं दोगे वो भी क्लियर नहीं है, तो वो आगे जाकर कैश में भी दे सकते हैं, शेयर्स में भी दे सकते हैं। कैश में देंगे रीमेजरमेंट होगा, डिफरेंस एफईटी पीएल। शेयर्स में दोगे, शेयर्स का नंबर फिक्स है तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इंड AS 109 में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए कहा गया कि नहीं रीमेजरमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा? हम तो बेसिक इंड AS 109 पढ़ रहे हैं, हमने बेसिक इंड AS 12 पढ़ा है, हमने बेसिक इंड AS 102 पढ़ा है, पढ़ तो हम इंड AS 103 रहे, तो नहीं होगा रीमेजरमेंट। तो अच्छा नहीं होगा, वहां भी एक्सेप्शन हो गए मान लीजिए, तो होगा तो क्या होगा, तो डिफरेंस तो पीएनएल के थ्रू ही जाना है। पीएनएल या ओसीआई और है क्या, कुछ है नहीं। और यहां पर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स की बात, तो इंड AS ये क्यों भी बताना पड़ा, क्योंकि जब स्टडी मटेरियल हम देखेंगे अभी, बस आगे वो वक्त क्वेश्चंस करने वाले हम अपने एग्जाम्स के, तो स्टडी मटेरियल जब हम देखेंगे तो उस केस में हम पाएंगे कि भाई इंड AS 103 में ही इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता भी देता हूं, मेरे पास एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं यहां पढ़ के बता रहा हूं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ए लिमिटेड एक्वायर 100, मुझे सिर्फ आपसे आंसर चाहिएगा। ए लिमिटेड एक्वायर 100% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। कंसिडरेशन इमीडिएट 10 lakh shares of rupees 10 each, 10 lakh shares of rupees 10 each, and 2 lakh shares after 1 year, 2 lakh shares after 1 year if PBIT after year 1 exceeds rupees 1 crore। if और but आ गया ना, फ्यूचर में दूंगा तो CCDC दोनों हो सकते हैं, पर इफ बट आ गया, कंडीशन आ गई, ठीक, तो फिर ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन आ रहा है। नो फ्यूचर सर्विस, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी फ्यूचर सर्विस, इट इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, सो इट इज इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, तो फिर ये कंसिडरेशन का पार्ट होगा। ठीक है, और उसकी फेयर वैल्यू जो दे रखी है इट इज 25 लाख, तो 10 लाख शेयर देंगे, 10 रुपए वाले हैं, वो तो एक शेयर 20 रुपए का है, कितने का है, 20 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए अगर उसकी नॉमिनल वैल्यू 20 रुपए का है, तो 10 रुपए कैपिटल में जाएंगे, 10 रुपए प्रीमियम में जाएंगे, कंसिडरेशन तो फेयर वैल्यू पे ही आएगा ना। तो 10 लाख शेयर 10 रुपए वाले देना है, ये तय कर दिया आज, और 20 रुपए उस शेयर की फेयर वैल्यू है, और कंसिडरेशन कंटिंजेंट है, ये क्लियर हो गया आपको, ये कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर में ये भी क्लियर हो गया, और उसकी फेयर वैल्यू 25 लाख रुपए, कंसिडरेशन 225 लाख आएगा कि नहीं, 10 लाख शेयर इंटू 20, तो 200 लाख 200 lakhs प्लस 25 कंटिंजेंट कंसिडरेशन, यही तो होगा। कंसिडरेशन अकाउंट इनिशियल अकाउंटिंग एट बिजनेस कॉम्बिनेशन जो आपको अभी आनी चाहिए वो क्या होगी, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख इंटू 10, टू इक्विटी सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 लाख इंटू 10, टू लाइबिलिटी फॉर कंटिंजेंट कंसिडरेशन 25 लाख। इज दिस क्लियर? इनिशियल। अब उन्होंने आगे उसी क्वेश्चन में दिया, ये क्वेश्चन में स्टडी मटेरियल का आपके सामने रख रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, हमें स्टडी मटेरियल पूरा लाइन बाय लाइन करना है, ठीक है, पर वहां मिलेगा कि अज्यूम पीबीआईटी आफ्टर 1 ईयर एक्सिड्स 1 करोड़, एक्सिड्स 1 करोड़ एंड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स 25, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स 25, वो शेयर वैल्यू जो अब आपने शेयर्स में बात की है ना, उसकी फेयर वैल्यू उस दिन 25 लाख निकली थी, वो 25 लाख पे लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली थी, अब शेयर्स की वैल्यू जो है वो 25 हो गई है। बताइए क्या करेंगे? छोड़ो ना सब नाटक, नंबर ऑफ शेयर फिक्स थे ना, नंबर ऑफ शेयर्स क्या थे, वो 25 लाख हो गई शेयर की वैल्यू, कुछ शेयर की वैल्यू कुछ भी हो गई हो, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स थे ना, तो फिर कोई रीमेजरमेंट, तो फिर बस उतना ही पेमेंट कर दे, वो तो उतना ही होगा, बस बात खत्म, नंबर ऑफ शेयर फिक्स हो गए ना। इसी का अगला क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल में, इसी के आगे भी एक क्वेश्चन दिया कि भैया वो वेरिएबल शेयर दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया कि हमने तय किया कि 40 लाख रुपए की वैल्यू के हिसाब से फेयर वैल्यू 25 से 40 हो गई, फेयर वैल्यू जो भी हो गई, हम उतने शेयर दे देंगे जितने में 40 लाख रुपए हो जाएं, तो अल्टीमेटली तुम कुछ भी दे दो, फिक्स तो तुमने फाइनेंशियल लायबिलिटी कर दी ना 40 लाख की, अरे ऐसी लायबिलिटी जिसके बदले में कैश देना ही देना है, इतना ये शेयर जो भी देना है, अल्टीमेटली अमाउंट फिक्स कर दिया ना आपने,
ठीक है, तो जब नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड होते हैं तो आप दिमाग में फिट करेंगे वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, और वेरिएबल होते हैं तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। हालांकि इसका डिटेल डिस्कशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन जो होगा वो इंड AS 109 का पार्ट है, पर 103 में सवाल दिए तो उतना तो बता दूं, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो भाई आपने जो 25 लाख बोला था वो 40 लाख हो गया, और नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल है। ये क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल थे, 40 लाख रुपए के हिसाब से शेयर इशू कर देंगे। 10 रुपए का शेयर होगा तो 4 लाख, 20 रुपए का शेयर होगा तो 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल कर दिए। तो फिर आपने कंसिडरेशन कितने पे रिकॉर्ड किया था, 25 लाख पे, आज उसकी वैल्यू 40 लाख हो गई, 15 लाख देना तो पड़ेगा, FVTPL के थ्रू जाएगा। FVTPL बोल रहा हूं, PNL ही है, पर अब थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने आपको, FVTPL आपके दिमाग में पिक्चर है, हाँ, फेयर वैल्यू थ्रू PNL, मतलब फेयर वैल्यू का जो चेंज होता है असेट और लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज हो सकता है। इंड AS कहता है भैया फेयर वैल्यू मेजरमेंट करते हैं हम तो, है ना, तो असेट लायबिलिटी की वैल्यू जो भी कम जो भी ज्यादा होगी वो प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस PNL में जाएगा, उसको बोल दिया FVTPL, फेयर वैल्यू चेंजेस होते हैं थ्रू PNL, खत्म बात। तो ये सवाल, दोनों सवाल, और ये जो सवाल मैंने बोला ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक बार नहीं, ये 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, इतनी सी बात पे क्वेश्चन बना दिया, थोड़ा सा हो गया ना, ये ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर, मतलब इंपॉर्टेंट सभी था। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल कंसिडरेशन में, नाम तो पढ़ लिया था, बेसिक भी पढ़ लिया शेयर बेस्ड पेमेंट का, SBP का ट्रीटमेंट क्या होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन में, और प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट स्टेप एक्विजिशन क्या होगा। फिर उसके बाद बाकी तो बड़े सिंपल से है। प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बाकी की स्टेज बड़ी सिंपल है। और फिर सीधे हम सवालों पे आ जाएंगे, रिवर्स एक्विजिशन पे आ जाएंगे, और कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन पे आएंगे, और ये इंड AS को तिलांजलि दे देंगे। ठीक है, चलिए।